पिछली क्लास में हम लोगों ने अभिधा शब्द शक्ति के बारे में पढ़ा था। आज अभिधा से आगे बढ़ेंगे और अभिधा से आगे बढ़ने का मतलब है कि जो दूसरी शब्द शक्ति है उसको लक्षणा कहते हैं। हमने पिछली बार समझा था। एक बार जल्दी से हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं 3-4 शब्दों को। मैंने आपको उस दिन तीनों शब्द शक्तियां बताई थी कौन कौन सी होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। और ये भी कहा था कि एक चौथी भी होती है जिसको हम अंत में देखेंगे व्यंजना के बाद, जिसको तात्पर्य वृत्ति बताया था। और मैंने एक सावधानी बरतने के लिए आपसे कहा था कि तात्पर्य ज्ञान और तात्पर्य वृत्ति दो अलग बातें हैं काव्यशास्त्र में, उन दोनों को आपस में मिक्स करने से बचना है। अभिधा के बारे में केवल इतना फिर से याद करते हैं कि अभिधा के बहुत सारे नाम होते हैं। अभिधा का एक नाम है, मतलब अभिधा से जो अर्थ निकलता है उसके बहुत सारे नाम हैं। उसमें से एक नाम होता है मुख्यार्थ, क्योंकि ये शब्द बार बार आएंगे बीच में। मुख्यार्थ को ही प्रसिद्धार्थ भी कहते हैं। और यूजीसी वगैरह में जो प्रश्न आमतौर पे आते हैं वो इसी स्तर के आते हैं कि मुख्यार्थ किसे कहते हैं, प्रसिद्धार्थ किसे कहते हैं, इस तरह के शब्द ज़्यादा रहते हैं। अभिधा से मिलने वाले एक अर्थ का नाम वाच्यार्थ भी होता है। उसी अर्थ को हम लोग कभी कभी अभिधेयार्थ भी कह देते हैं। ये सब समानार्थक शब्द हैं, इनमें कहीं कोई भेद नहीं है। कहीं कहीं अभिधार्थ भी लिखा हुआ मिल जाता है, तो वहां भी कोई अलग बात नहीं है। एक आध जगह शक्यार्थ मिल जाता है, विशेष रूप से न्याय दर्शन में, नव्य न्याय में इसको न्याय दर्शन में शक्यार्थ कहते हैं। और संकेतार्थ, इसी का एक नाम होता है साक्षात संकेतित अर्थ। बस ये ध्यान रखना कि इनमें से कोई भी शब्द आए, इन सभी का मतलब एक ही है, और वो है अभिधा से निकलने वाला अर्थ, यानी कि अभिधार्थ। पूछना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कभी कोई पूछ ले कि प्रथमार्थ कौन सा होता है, तो प्रथमार्थ भी हम अभिधा को कहेंगे। ये तकनीकी शब्द नहीं है, लेकिन प्रथमार्थ का मतलब है कि किसी बात को पढ़कर सबसे पहले कौन सा अर्थ निकलता है। तो जो पहला अर्थ निकलता है वो अभिधा वाला ही अर्थ है। तो अभिधा से मिलने वाले अर्थ के ये सारे नाम हैं। इनमें से कोई भी शब्द आए, बिना कंफ्यूज हुए आप मान के चलें कि अभिधा की बात चल रही है। स्पष्ट है यहां तक? अब देखना है कि लक्षणा क्या होती है। अगर मैं लक्षणा की परिभाषा की बात करूं तो एक परिभाषा आपके सामने मैं लेके आ गया हूं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि क्या कैसे इसको डिफाइन किया गया है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना की परिभाषाएं जो सबसे प्रचलित हैं, या तात्पर्य वृत्ति की भी सबसे प्रमुख रचना जो है वो रचना है आचार्य विश्वनाथ की साहित्य दर्पण। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कभी कभी प्रश्न आता है परिभाषाओं पर ही। परिभाषा मैं समझा दूंगा आपको हिंदी में आराम से, केवल आप इन शब्दों को पहचान लीजिए, क्योंकि ठीक यही प्रश्न कई बार आता है कि ये परिभाषा किसने दी है। और वैसे मैं संकेत कर रहा हूं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना पर कोई भी प्रश्न है संस्कृत का कि ये परिभाषा किसने दी है, ना पता हो तो अनुमान कर सकते हैं कि आचार्य विश्वनाथ के साहित्य दर्पण से ही होगा, क्योंकि इन विषयों में उनकी परिभाषाएं सबसे प्रामाणिक मानी जाती हैं। मुख्यार्थ बाधे तद्युक्त, तो मैं इसका पहले आपको अर्थ समझाता हूँ, फिर इसको पढ़ेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे इसमें से क्या क्या बातें निकल रही हैं, क्योंकि हिंदी में पहले अर्थ समझते हैं एग्जैक्ट क्या है। देखिए, परिभाषा को पढ़ने का तरीका उसको ब्रेक करके पढ़िए, तोड़ के पढ़िए। मुख्यार्थ, मुख्यार्थ क्या क्या मतलब है ना? वही 6-7 नाम जो थे, स्कूल का नाम, घर का नाम जैसे होता है, जैसे राम कोई है और उसका स्कूल में नाम राम कुमार है, दोस्तों के बीच में रामू है, बाकी लोग राम बोलते हैं, जो पापा हैं रमुआ बोलते हैं, व्यक्ति तो एक ही है ना? तो जैसे राम कुमार, रामू, राम, रमुआ एक ही है, ठीक वैसे ही मुख्यार्थ, अभिधार्थ, वाच्यार्थ और शक्यार्थ, संकेतार्थ, साक्षात संकेतित अर्थ, ये सारे अर्थ एक ही हैं। तो मुख्यार्थ या वाच्यार्थ कह लेते हैं। आमतौर पर इन्हीं दो शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा होता है। अभिधार्थ का मतलब सिंपल है, जैसे मैंने कहा मेरे हाथ में पेन है, सिंपल सी बात, जो कहा वही आपने समझा, लिटरल मीनिंग है। तो ये वाच्यार्थ है, अभिधार्थ है। जो बात कही गई शब्दशः वैसी ही हमने समझ ली। क्लास चल रही है, विद्यार्थी बैठकर सुन रहे हैं,
अध्यापक खड़े होकर पढ़ा रहा है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, सामान्य बातचीत चल रही है। तो सामान्य बातचीत में जो अर्थ निकलता है उसको बोलते हैं अभिधार्थ या वाच्यार्थ या मुख्यार्थ। मुख्यार्थ या वाच्यार्थ के बाधित होने पर, ये पहली कसौटी है, लक्षणा हो ही नहीं सकती अगर वाच्यार्थ बाधित ना हो। ये बाधित जो है ये कीवर्ड है पहला। जब भी आपको लक्षणा को पहचानना हो, सबसे पहली कसौटी है कि वाच्यार्थ या मुख्यार्थ बाधित हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो सवाल ही पैदा नहीं होता लक्षणा होने का। बाधित हुआ तो लक्षणा होगी ही होगी, बेशक लक्षणा के बाद लक्षणा मूल व्यंजना हो जाए, लेकिन लक्षणा तो होगी ही होगी, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। पहली कसौटी क्या है? मुख्यार्थ के बाधित होने पर। अब मुख्यार्थ के बाधित होने के बाद क्या होगा? दो आधारों पर, रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर, तो अब ये दो शब्द फिर से कीवर्ड्स हो गए, एक हो गया रूढ़ि, एक हो गया प्रयोजन। तो पहली बात है मुख्यार्थ के बाधित होने पर, दूसरी बात है रूढ़ि या प्रयोजन। तीन कीवर्ड्स हो चुके अब तक, रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर। मुख्यार्थ से संबंधित किंतु भिन्न, मुख्यार्थ से संबद्ध, किंतु भिन्न न भी लिखें इतना भी काफी है, मुख्यार्थ से संबद्ध, ये तीसरा कीवर्ड आप मान लीजिए। और ये इसलिए कह रहा हूं कि इस पर भी एक दो बार सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ मुख्यार्थ से संबंधित होता है। तो मुख्यार्थ से संबंधित आते ही समझ जाना कि लक्षणा की बात चल रही है। तो मुख्यार्थ या वाच्यार्थ के बाधित होने पर, रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर मुख्यार्थ से संबंध अन्य अर्थ को प्रदान करने वाली शक्ति या उसका बोध कराने वाली शक्ति को लक्षणा कहते हैं। यही बात उस परिभाषा में संसद में कही है, उसका एग्जैक्ट हिंदी अनुवाद हमने यहां पर कर दिया है। तो कुल मिला के जो कीवर्ड्स हैं वो चार हैं। लक्षणा तो खैर परिभाषा ही है, तो उसको कीवर्ड ना माने। तो क्या क्या कीवर्ड्स हुए, क्या खास बातें हुई? पहली बात, मुख्यार्थ या वाच्यार्थ के बाधित होने पर। मैं आपको दो एग्जाम्पल देके समझाता हूं, पूरी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है? दूसरी बात क्या है? रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर मुख्यार्थ से संबद्ध अन्य अर्थ को प्रदान करने वाली शक्ति को लक्षणा कहते हैं। देखिए, दो वाक्य लेते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य आपने सुना होगा, उसको न्याय दर्शन ने भी इस्तेमाल किया, सब दर्शनों ने किया, काव्यशास्त्र ने किया, गंगायाम घोषः आपने सुना होगा। ये भारतीय काव्यशास्त्र का, भारतीय दर्शन का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है इस मामले में। तो एक तो वही एग्जाम्पल लेते हैं, गंगायाम घोषः। ये बहुत प्रसिद्ध कथन है, हो सकता है कभी कभी आपसे यही पूछे, गंगायाम घोषः सुनते ही समझ जाना है कि ये लक्षणा की बात चल रही है। और लक्षणा भी कौन सी है, तो अभी समझ में आएगा कौन सी लक्षणा है। घोष का मतलब होता है एक बस्ती जो ग्वालों की बस्ती है, अहीरों की बस्ती है या आभीरों की बस्ती है। गंगायाम घोषः का मतलब हुआ गंगा पर अहीरों की बस्ती है। अब कॉमन सेंस से हम समझ तो पा रहे हैं इसका मतलब। कोई आपसे ये कहे, कोई मान लीजिए उस बस्ती में रहने वाला व्यक्ति है और आप उससे बात करें, आपने कहा तुम्हारे घर आना चाहता हूं, कहाँ रहते हो? उसने कहा गंगा पे बस्ती है। अब कॉमन सेंस कह रही गंगा पे बस्ती कैसे हो सकती है यार? अगर बस्ती गंगा पे है तो बस्ती बह जाएगी। अब वाच्यार्थ तो संभव नहीं, गंगा पर तो बस्ती हो नहीं सकती। जैसे कभी कभी होता है ना कि आप दोस्त से पूछे, भाई कहाँ रहते हो? कहे तुमने वो देखा है डीयू में वो जो क्रांति चौक है, देखा है? आपने कहा देखा। बस बस क्रांति चौक पे ही रहता हूँ। अरे चौक पे कैसे रहते हो? भिखारी हो क्या? चौक पे रहता हूं, चौराहे पे रहता हूं, मेन रोड पे रहता हूं। कितने वाक्य सुनेंगे आपने ऐसे?
कि जो मुख्य सड़क है ना, रिंग रोड, हाँ बस रिंग रोड पे रहता हूँ। अरे रिंग रोड पे कैसे कोई रह सकता है? अगर कोई रिंग रोड पे रहेगा, मान लो ये रिंग रोड है और कोई यहाँ रहता है, तो जिंदा कैसे है? तो या तो रिंग रोड को ऐसे करना पड़ेगा और तब वो रिंग रोड पे नहीं रहता है, या इस बात में बाधा है। तो अगर कोई कहे कि मैं रिंग रोड पे रहता हूं, इसका मतलब वाक्यार्थ संभव नहीं है, इसमें बाधा है। बाधा क्या हो सकती है? या तो असंभव बात है या अव्यावहारिक बात है, कुछ भी हो सकता है। तो जब वाच्यार्थ में बाधा आई तो हम क्या करेंगे? अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके या मेमोरी का इस्तेमाल करके समझने का प्रयास करेंगे कि इसका क्या मतलब हो सकता है। यहां हम कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे और सोचेंगे कि ये ऐसा क्यों कह रहा होगा, मैं गंगा पे रहता हूं क्यों कह रहा होगा। आप सोचेंगे कि ये दरअसल जोर दे के समझाना चाह रहे हैं कि मैं गंगा के एकदम तट पे रहता हूं। तो गंगा पर घर है का मतलब आप कहने वाले के प्रयोजन को ध्यान में रख के समझेंगे कि गंगा के तट पे रहता है। तो आपने क्या किया? जिस व्यक्ति ने कहा था उसके प्रयोजन को ध्यान रख के समझा कि अच्छा अच्छा गंगा पे नहीं रहता है, गंगा के तट पे रहता है। तो वाच्यार्थ में बाधा आई कि नहीं आई? बाधा आई। फिर आपने क्या किया? प्रयोजन के आधार पर मुख्यार्थ से संबंधित, गंगा पर घर है से संबंधित, अच्छा गंगा के तट पे घर है, अर्थ निकाल लिया और जिस शक्ति से निकाला उस शक्ति का नाम क्या है? लक्षणा है। अब दूसरा देखिए, यहां तो लॉजिक काम कर रहा है ना। और कभी कभी क्या होता है कि लक्षणा व्यंजना में बड़ा घपला हो जाता है। एक जोक सुना के मैं क्लास में समझाया करता था आईएएस के बच्चों को कि एक बार क्या हुआ। आपको जोक सुना तो फिर बताना अभिधा की लक्षणा की व्यंजना है, वो सब बात की बातें हैं। जोक ये है कि एक बार, मतलब मैं ये नहीं चाहता मेरा कोई भी जोक किसी समुदाय को लेके गलत हो या जेंडर को लेके गलत हो, तो हम कोशिश करते हैं सिंप्लीफाई करके बात करें। तो एग्जाम्पल ये है कि एक बार ऐसे मामलों में ना, जोक्स के मामले में जब जब आपको बहुत सेंसिटिव रहना हो, आप पाकिस्तान का नाम लेके जोक कर लीजिए, काम चल जाता है देश में, फिर दिक्कत नहीं आती है। तो एज्यूम कर लीजिए कि लाहौर के रेलवे स्टेशन पे घटना घटी। घटना क्या घटी? 100 लोग वहां पर थे, 99 की मृत्यु हो गई ट्रेन के नीचे आने से, एक बचा केवल 100 लोगों के समूह में। तो बड़ी अफरा तफरी फैल गई पूरे पाकिस्तान में, रेल मंत्रालय परेशान कि ये कैसे हुआ। तो उसके बाद फिर वहां पर टीवी चैनल्स पहुंचे और जो एक आदमी बचा हुआ था उससे पूछा कि भाई कुरैशी साहब ये बताएं कि ये इतना दर्दनाक हादसा हुआ कैसे हुआ। उसने कहा हुजूर गलती केवल रेलवे वालों की है, इन बेचारों की कोई गलती नहीं थी तो मर गए। तो उसने कहा कैसे? उसने कहा सारे प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए थे आराम से, इतने में अनाउंसमेंट हुई कि कराची एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही है। ये बेचारे घबरा गए कि ट्रेन जो है पटरी पे नहीं आ रही, प्लेटफॉर्म पे आ रही है। और जैसे ही इनको पता लगा प्लेटफॉर्म पे आ रही है, ये डर के मारे पटरी पे कूद गए और ट्रेन पटरी पे आ गई, जबकि घोषणा हुई थी कि प्लेटफॉर्म पे आ रही है। तब पत्रकार ने माथा पीटा अपना और उसने बहुत ढाढ़स बंधाते हुए कहा कि ये तो बहुत बड़ा हादसा हो गया भाषा की गलती से, लेकिन चलिए मुझे खुशी है कि पूरे समूह में एक व्यक्ति था जो इस बात को समझ पाया और आप बचे। तो उसने कहा हुजूर ऐसा नहीं है, मैं तो आत्महत्या करने आया था, मैं पटरी पे था और जब घोषणा हुई कि प्लेटफॉर्म पे मैं ऊपर आ गया कि मुझे मरना है। मेरे साथ भी धोखा हो गया है, ट्रेन पटरी पे आ गई। अब आप जब स्टेशन जाएंगे ध्यान रखना, अनाउंसमेंट ऐसी होती है कि राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही है और प्लेटफॉर्म पे आती नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो शब्द शक्ति है ना, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है, ये लक्षणा शब्द शक्ति है। क्योंकि प्लेटफॉर्म पर आना अव्यावहारिक बात है, असंभव बात है, कैसे आ जाएगी? तो हम कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हैं, हर व्यक्ति करता है, समझ जाता है प्लेटफॉर्म नंबर 1 के नज़दीक जो पटरी है उस पर आ रही है। और यदि कोई लक्षणा को समझने के लायक ना हो तो फिर ऐसे हादसे हो सकते हैं, इन हादसों से बचना भी ज़रूरी है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोई आपसे कहे अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत। अब तुम्हारे पछताने से क्या होगा, अब तो चिड़िया खेत चुग गई है।
अब आप सोच रहे हैं कि चिड़िया कैसे खेत चुग गई, और आपने पूरा दिमाग लगाया कि चिड़िया खेत नहीं चुग सकती भाई, बहुत छोटी होती है, खेत बहुत बड़ा होता है, चिड़िया कैसे खेत चुगेगी। फिर किसी ने कहा कि वो बेचारा परेशान है, उसका दिल जल रहा है, जब से नायिका छोड़ के गई है नायक को, या नायक छोड़ के गया नायिका को, उसका दिल जल रहा है। आप सोच रहे हैं कि दिल कैसे जलता होगा, है ना। आप सोच रहे हैं कि दिल के अंदर किसी ने तेल वेल डाल के आग लगाई, धुआं निकल रहा होगा, कैसे जल रहा होगा दिल। लेकिन आप ऐसा पूछता नहीं है, अब तुरंत समझ जाते हैं। फिर किसी ने कहा आज भारत पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान हारा। पाकिस्तान कैसे हार सकता है समझ नहीं आता। पाकिस्तान की टीम तो हार भी सकती है, पर पाकिस्तान हारा का क्या मतलब हुआ। पाकिस्तान तो एक भौगोलिक इकाई है, एक भौगोलिक इकाई दूसरी भौगोलिक इकाई से जीत गई या हार गई, ये कैसे हो सकता है। और तब हम क्या करते हैं, हम याद करते हैं उस रूढ़ी को, उस अभ्यास को, उस परंपरा को, जिस परंपरा के तहत हम आदतन ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। सारे मुहावरे, दांत खट्टे कर रहा। मैं क्लास में अक्सर ये बताता हूं कि मेरे जीवन का सबसे घातक अनुभव ये मुहावरा कैसे रहा। जब मैंने स्कूल में पहली बार मुहावरा सुना 5वीं क्लास में, हमें तब तक आइडिया था नहीं कि इस मुहावरा क्या होता है। हमारे टीचर को लगा कि इनको पता ही होगा बच्चों को, तो उन्होंने कहा आज हम शब्द प्रयोग सीखेंगे, दांत खट्टे करना। और रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। इतना लिखवा के इतने में टन से घंटी बजी, मैडम चली गई। हम रात भर परेशान रहे। हमारे दिमाग में कल्पना यार थी कि लक्ष्मीबाई जी युद्ध में नींबू साथ ले गई थी, नींबू और चाकू साथ ले गई थी, और जैसी कोई अंग्रेज पकड़ में आता था उसको मार के दूसरा झापड़ नीचे लिटाती थी, फिर नींबू काट के ऐसे ऐसे उसके दांत खोल के उस पर लगाती थी, और इस तरह से उनके दांत खट्टे करती थी। बाद में समझ में आया कि दांत खट्टे करने में ना दांत है, ना नींबू है, ना खटास है। वो एक मुहावरा है। और मुहावरे क्या है, मुहावरे रूढ़ी से बनते हैं, आदत से बनते हैं। एक समाज को एक बात कहने की एक खास किस्म की आदत पड़ जाती है, उस आदत का नाम मुहावरा है। वाक्य पूरा हो तो उसका नाम लोकोक्ति है, वाक्य अधूरा हो तो उसका नाम मुहावरा है। इसलिए अगर कोई आपसे बोले कि भारत ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए, मैं दावे से कह रहा हूं कि जिस व्यक्ति ने हिंदी भाषा व्याकरण की किताब पढ़ के सीखी, कोई अंग्रेजी मान लीजिए सीखी हिंदी भाषा, वो इसका कितना भी ट्रांसलेशन कर लेगा, नहीं समझ पाएगा इसका मतलब क्या है, जब तक उसको ये ना पता हो कि यहाँ की रूढ़ी में इसका अर्थ क्या है। यानी ये दिमाग से अर्थ नहीं निकलेगा, प्रयोजन से अर्थ नहीं निकलेगा। यहां अर्थ समझने के लिए आपको उस रूढ़ी को समझना पड़ेगा, उस परंपरा को समझना पड़ेगा जो हिंदी समाज ने इस वाक्य के संदर्भ में विकसित की हुई है। ठीक ऐसे ये है, चिड़िया खेत चुग गई, एक परंपरा है। एक खास सेंस में हम कहते हैं कि भैया बहुत बड़ा नुकसान हो गया, अब तो नुकसान की भरपाई नहीं कर पाओगे, दिल जल रहा है। हमें पता है दिल नहीं जलता किसी का, कोई दिल क्यों जलाएगा, सीधी सी बात है ना। लेकिन कहते हैं, गालिब भी कह गए हैं, जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो क्यों अब खाक जस्तजू क्या है। कहने का तरीका है, कहने का सलीका है, इतनी सी बात है। इसलिए आप देखेंगे कि जब वाच्यार्थ में बाधा आती है तो अर्थ निकालने के लिए दो रास्ते हैं। अगर बात स्पष्ट होती है किसी रूढ़ी के आधार पर, तो एक तरीका है, हम उस रूढ़ी से तुरंत समझते हैं कि दरअसल कहने का भाव ये है। और यदि कोई लॉजिकल सी बात है जहां रूढ़ी नहीं है, गंगा पर घर है, ये रूढ़ी नहीं है, लेकिन जैसी किसी ने कहा, आपने सेंस निकाल ली कि दरअसल ये कहना चाह रहा है, तो प्रयोजन से निकाल लिया। इसलिए मुख्यार्थ या वाच्यार्थ के बाधित होने पर पहली कंडीशन, या तो रूढ़ी के आधार पर या प्रयोजन के आधार पर मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ को प्रदान करने वाली शक्ति को लक्षणा कहते हैं। यहां तक पूरी बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है या नहीं है, जरा भी दुविधा नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई का एकमात्र सुख ये होना चाहिए कि चीजें स्पष्ट हैं, कंफ्यूजन नहीं है। अब सवाल है कि इस जो लक्षणा शब्द शक्ति है, या मैं पिछली स्लाइड में एक दो बातें और कह दूं। अब दो बातें इसमें और भी हैं कि जो लक्षणा शब्द शक्ति के मामले में दो शब्द हैं। एक तो ये कि इस अर्थ को हम क्या कहते हैं, और दूसरा शब्द को क्या कहते हैं, कौन सा शब्द कौन सा अर्थ।
लक्षणा शब्द शक्ति से मिलने वाले अर्थ को क्या कहते हैं? इसके लिए शब्द है लक्ष्यार्थ, और कहीं कहीं बोल देते हैं लाक्षणिक अर्थ। मैंने पिछली क्लास में भी आपको इस बात का संकेत किया था। कहीं अगर लक्ष्यार्थ मिले, इसका मतलब लक्षणा शब्द शक्ति से निकलने वाला अर्थ लक्ष्यार्थ है, ये लाक्षणिक अर्थ है। और जो शब्द लक्षणा शब्द शक्ति के लिए आधार के रूप में इस्तेमाल होता है, जैसे यहां पर हमने क्या कहा, गंगायाम जैसे शब्द हो गया, या दांत खट्टे करना ये शब्द हो गया, ये शब्द हैं, इनको क्या बोलेंगे? तो लक्षक शब्द बोलेंगे। और कहीं कहीं लाक्षणिक शब्द बोलने का रिवाज भी दिखाई पड़ता है। तो अब मैं एक वाक्य बोलता हूं, बताइए पूरा समझ में आ रहा नहीं। अगर लेखक ने लक्षक या लाक्षणिक शब्द का प्रयोग किया है तो वाच्यार्थ या मुख्यार्थ में बाधा आती है। बाधा आने के बाद रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर हम मुख्यार्थ से संबंधित एक अन्य अर्थ को समझते हैं। इस अन्य अर्थ को लाक्षणिक अर्थ या लक्ष्यार्थ कहते हैं, और जिस शक्ति से यह अर्थ प्राप्त होता है उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। सारे शब्दों का संबंध एकदम स्पष्ट है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए, अब सवाल यह है कि इस लक्षणा शब्द शक्ति के भेद कौन कौन से हो सकते हैं, कितने प्रकार की ये शब्द शक्ति है? प्रकार बहुत सारे हैं। कुछ लोगों ने तो 80 प्रकार की लक्षणा का जिक्र किया है। विश्वनाथ जी ने कहा कि 80 प्रकार की लक्षणा होती है। दो मुख्य प्रकार हैं, एक के 64 भेद हैं, एक के 16 भेद हैं। लेकिन एक बात पर सब लोग सहमत है कि मुख्य रूप से लक्षणा के 2 ही भेद होते हैं। और वो 2 भेद कौन से हैं? अगर परिभाषा को ध्यान दें तो परिभाषा में कौन से 2 शब्द थे? अगर वाच्यार्थ में बाधा आएगी तो किन 2 आधारों पर अर्थ निकालेंगे? रूढ़ि या प्रयोजन। तो एक है लक्षणा जिसका नाम है रूढ़ा लक्षणा, और दूसरी लक्षणा होती है प्रयोजनवती लक्षणा। तो लक्षणा के सबसे प्रमुख भेद हैं रूढ़ा और प्रयोजनवती लक्षणा। और यूजीसी और टीचिंग एग्जाम्स में आमतौर पर जो प्रश्न आते हैं इन 2 पर, और 2-3 और प्रयोग हैं जिनके बारे में हल्का फुल्का सवाल आए तो है, वरना बहुत गहराई में सवाल नहीं पूछते हैं। पर इतना आपको समझ में आना चाहिए, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा, इनका अर्थ पिछली स्लाइड में हम समझ ही चुके हैं। अब मैं सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं। अगर आपको 2 एग्जाम्पल्स दूं और आपको चुनना हो कि रूढ़ा का कौन सा है और प्रयोजनवती का कौन सा है। एक उदाहरण है, राम का घर एकदम रेलवे स्टेशन पर है, और दूसरा है कि आज राम ने शाम के का जीना हराम कर दिया। ये आपको अच्छा नहीं लगा मुहावरा? कोई बात नहीं, चेंज कर लेते हैं। तो इसको ऐसा कर लीजिए, आज राम ने शाम को नाकों चने चबवा दिए। कभी नाक से चने चबाए आप लोगों ने? ट्राई करके देखिए, आज चने लेके नाक में डाल के चबा के देखिए एक बार, समझ में आ जाएगा 5 मिनट के अंदर नाकों चने चबाना। ठीक है, तो बताओ, राम ने शाम को नाकों चने चबवा दिए, ये किस में आना चाहिए? डोड़ा में आएगा। तो नाकों चने चबवाना या चबाना भी होता है, तो हम चबवाना कर देंगे। राम ने शाम को नाकों चने चबवा दिए, रूढ़ा लक्षणा है। और सोहन का घर एकदम रेलवे स्टेशन पर है, तो घर रेलवे स्टेशन पर है, ये हो गया प्रयोजनवती लक्षणा। कितना सिंपल है ना? अब अगर इनको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो रूढ़ा लक्षणा को लेकर एक विवाद आता है। उस विवाद को हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। रूढ़ा लक्षणा को लेकर विवाद क्या है? मैं आपको सीधे उदाहरण से बात समझाता हूं, है ना? पहले सिद्धांत समझाना फिर उदाहरण से अच्छा होता है। उदाहरण से बात समझें। एक शब्द है कुशल। अगर मैं आपसे पूछूं कुशल का मतलब क्या है, तो आप क्या बताएंगे? कुशल का मतलब प्रवीण होता है, तो एक शब्द और आ गया, प्रवीण। तब इसका अर्थ भी बताओ। और एक शब्द और ले लेते हैं, तेल। ये 3 शब्द हैं। इन 3 शब्दों से आप एक कंसेप्ट समझ पाएंगे जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं। प्रवीण का मतलब क्या होता है? अब बोलना कुशल। तो प्रवीण शब्द का जो ओरिजिनल अर्थ था वो था जो वीणा बजाने में माहिर हो।
ठीक, जो वीणा बजाने में माहिर हो। कुशल शब्द का मतलब, अगर आप कुश समझते हो, कुश, कुश क्या होता है? घास का एक हिस्सा है जिसको हम पूजा पाठ में अक्सर इस्तेमाल करते हैं। जो कुश लाने वाला हो उसको बोलते थे कुशल। और कुश को संकलित करके लाना आसान काम नहीं होता था, बड़ा माइन्यूट, बड़ा बारीक काम होता था, महीन काम था। तो एक शब्द चल पड़ा कुशल। तेल शब्द का मतलब है जो तिल से बना हो, जो तिल से निकला हो, उसको बोलते हैं तेल। शब्दों की दुनिया में क्या होता है, कभी कभी अर्थ संकोच होता है, कभी कभी अर्थ विस्तार होता है। अर्थ संकोच का मतलब है कि एक व्यापक अर्थ वाला शब्द धीरे धीरे एक छोटे अर्थ में सीमित हो गया। अर्थ विस्तार का मतलब है कि एक छोटे अर्थ वाला शब्द बढ़ते बढ़ते ज्यादा बड़े अर्थ पे चला गया। तो अगर इसकी बात करें तो कुशल, प्रवीण और तेल, तीनों शब्दों का अर्थ विस्तार हुआ समय के साथ। और कुशल आज की दुनिया में क्या हो गया, जो विशेषज्ञ है, जो दक्ष है, दक्ष के अर्थ में आ गया। प्रवीण भी दक्ष के अर्थ में आ गया। और तेल जो है, अब तिल से संबंध नहीं रहा, अब संबंध हो गया किसी भी चीज का एसेंस अगर निकाल लें, किसी भी चीज का सार अगर निकाल लें, जो तरल रूप में सार हो, हम उसको बोल देते हैं कि वो उसका तेल है। चाहे मूंगफली का तेल हो, चाहे नारियल का तेल हो, चाहे किसी भी चीज का वो लिक्विड एसेंस हो, तो हम उसका तेल बोल देते हैं। बादाम का तेल भी आता है, हर चीज का तेल आता है, सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी का तेल, पता नहीं किससे सा तेल आता है, मिट्टी का तेल भी आता है, देखिए, है ना। हालांकि मिट्टी का होता नहीं है, मिट्टी में से निकलता है हम लोग उसको मिट्टी का तेल बोल देते हैं, पर मिट्टी का तेल नहीं होता वो, कि आप मिट्टी पीस पीस के बना चाहें, ऐसे बनेगा नहीं उससे। अब सवाल ये है कि आज की स्थिति में, आज के समय में, अगर मैं इस्तेमाल करता हूं कुशल शब्द का या तेल शब्द का, और मैंने एक वाक्य बोला, मान लीजिए नारियल का तेल लाओ, एक वाक्य बोला नारियल का तेल लाओ, ठीक। और फिर दूसरा वाक्य बोला कि वह आदमी ड्राइविंग में, या ड्राइविंग के लिए हिंदी शब्द क्या होना चाहिए, चालन तो बड़ा अच्छा नहीं लग रहा, कुछ और अच्छा शब्द है आपके पास? नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ और काम कर लेते हैं। ऐसा क्या है, वह आदमी लेखन में कुशल है। सोहन जो है वो लेखन में कुशल है, ठीक है। ये दो वाक्य हैं। अब यह एक दुविधा हमारे सामने है। अगर मैंने आपको ये सब ना बताया होता और मैं आपसे पूछता कि इन वाक्यों में कौन सी शब्द शक्ति का इस्तेमाल है, अभिधा का है या लक्षणा का है, तो मेरे ख्याल से आप सब सहमत होते कि ये अभिधा का इस्तेमाल हुआ है। और वो इसलिए क्योंकि कुशल शब्द का या तेल शब्द का मूल अर्थ कुछ भी हो, लेकिन भाषा बदलते बदलते आज के समय में तेल शब्द अभिधा में ही चेंज हो चुका है, कुशल शब्द अभिधा में ही चेंज हो चुका है ना। या तो हम इसको अभिधा मान लें, पर काव्य शास्त्र में कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, यह भी लक्षणा है, क्योंकि तेल तो नारियल का हो ही नहीं सकता, वो तिल से निकलेगा, और जिसमें तिल नहीं है उसे तेल कैसे निकलेगा। और कुशल लेखन में हो ही नहीं सकता, कुशल तो कुश लाने में ही हो सकता है। और इसका मतलब यह हुआ कि यदि कोई बहुत प्रसिद्ध शब्द, कोई शब्द जिसके बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, किसी एक अर्थ में स्थिर हो गया है, तो उसके बाद अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो विवाद होता है कि अभिधा है या लक्षणा है। आपको ध्यान रखना है कि ऐसे प्रयोगों को काव्य शास्त्र के लोग रूढ़ा लक्षणा ही मानते हैं, और वो कहते हैं कि इस शब्द का एक अर्थ में रूढ़ हो जाना रूढ़ा लक्षणा तो है, पर अभिधा इसको नहीं मानेंगे। हम तेल शब्द को मान लेंगे कि ठीक है, रूढ़ हो गया, लेकिन उसके बाद भी वाच्यार्थ में बाधा है, क्योंकि नारियल का तेल हो ही नहीं सकता। और वाच्यार्थ में बाधा है, तो यहाँ बाधा किससे दूर हो रही है, रूढ़ी से दूर हो रही है। लेखन में कुशल है, बाधा है, बाधा किससे दूर हुई, रूढ़ी से दूर हुई, परंपरा से दूर हुई, इसलिए हम इसको लक्षणा ही मानेंगे। और सिर्फ इस वजह से कि कुछ शब्द जब एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने लगते हैं और रूढ़ा लक्षणा की स्थितियां बनती हैं, इस वजह से रूढ़ा लक्षणा का एक नाम और है। कभी अगर ये प्रश्न आ जाए तो समझ जाना कि इसका संदर्भ क्या है, और वो नाम है अभिधा पुच्छ भूता।
प्रश्न सिर्फ इतना आएगा कि अभिधा पुच्छ भूता किसे कहते हैं। अभिधा के पीछे चलने वाली, अभिधा के भूत मतलब अभिधा का जो भूत काल में अर्थ रहा होगा उस पर आधारित अर्थ में जब बात करते हैं तो अभिधा पुच्छ भूता काव्य शास्त्र में किसका नाम है? रूढ़ा लक्षणा का नाम है। और क्यों ऐसा कहते हैं ये बात मैंने आपको यहाँ पर समझा दी है। कोई दुविधा हो किसी प्रकार की तो पूछ लीजिए कि रूढ़ा लक्षणा को अभिधा पुच्छ भूता लक्षणा क्यों या अभिधा पुच्छ भूता क्यों कहते हैं। आपको ये तो नहीं लग रहा कि ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है? ठीक है, समझ में आ रहा है बढ़िया से? चलिए, तो ये हो गई अभिधा पुच्छ भूता। अब दो शब्दों पर और आएंगे। और अभी हमने कहा था कि दो भेद हैं, कौन कौन से हैं? प्रयोजनवती और रूढ़ा। और शब्द शक्तियों के कितने भेद हैं? 3 है कि 3.5 है? तात्पर्य भी तो कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग मानते हैं 3 है, कुछ लोग मानते हैं 4 है। तो अभिधा और कौन सी? लक्षणा और व्यंजना। और चौथी तात्पर्य या तात्पर्य वृत्ति। चलिए, और अभिधा के कितने भेद हैं? कोई नहीं है, घबरा क्यों रहे हो? नहीं है तो नहीं है, इसमें घबराने की क्या बात है ना? लक्षणा के कितने हैं? 2 हैं, अभी तक 2 हैं, अभी तो बहुत सारे होंगे। 2 हैं अभी तक। कौन कौन से? रूढ़ा और प्रयोजनवती। बहुत बढ़िया। इनमें से किसका नाम है अभिधा पुच्छ भूता? रूढ़ा। क्या बात है। अब देखिए, प्रयोजनवती और रूढ़ा लक्षणा का एक एक नाम और भी है, और वो नाम क्यों है इसको समझते हैं। एक शब्द होता है व्यंजना, जो शब्द शक्ति तो है ही। व्यंजना का बेसिक मतलब होता है कुछ नया अर्थ निकालने की स्थिति, कोई नया अर्थ। इसमें सब्जेक्टिविटी भी होती है, यानी कि वो अर्थ निश्चित नहीं होता सबके लिए, हर व्यक्ति के लिए अर्थ अलग भी हो सकता है। अभिधा और लक्षणा में आमतौर पर यह स्कोप नहीं है कि आप अलग अर्थ निकालेंगे, मैं अलग अर्थ निकालूंगा। व्यंजना में यह स्कोप होता है कि अर्थ आप अलग निकालें, मैं अलग निकालूं। जैसे अगर कोई घोषणा करे कि भैया सुबह के 6 बज गए, सुबह हो गई, ये तो एक सामान्य बात है, सुबह हो गई। पर जैसे ही सुबह हो गई या 6 बज गए, सुबह के 6 बज गए सुनते ही एक चौकीदार के लिए इसका मतलब है ड्यूटी खत्म हो गई, जो रात के शिफ्ट में था। एक विद्यार्थी के लिए, जो सच में विद्यार्थी है, हम जैसा नहीं जो विद्या की रथी उठाता हो, जो सच में विद्यार्थी है, उसके लिए इसका मतलब क्या है? उठने का टाइम हो गया, पढ़ाई करनी है। और कोई चोर है, जैसे सुना 6 बजे, उसको लगा आज की शिफ्ट पूरी हो गई, अब आराम का टाइम है, रात को 9 बजे फिर शिफ्ट शुरू होगी अगली। तो सुबह के समय आवाज हुई 6 बज गए और सबने अपने अपने अलग अलग अर्थ निकाल लिए। तो जब लोग अपने अपने प्रयोजन से अलग अलग अर्थ निकालें, इसको बोलते हैं व्यंजना। जब व्यंजना पढ़ेंगे विस्तार में समझेंगे। अभी कंसेप्ट समझ लीजिए, क्योंकि ये वाला क्लासिफिकेशन उसके बिना समझ में आएगा नहीं। व्यंजना का ये मतलब होता है। रूढ़ा लक्षणा की स्थिति ये है कि रूढ़ा में बहुत स्कोप नहीं है कि आप नए अर्थ निकाल लें। जैसे कोई आपसे कहे, यही कोई आपसे कहे कि आज तो भाई जबरदस्त मैच हुआ, आज तो भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी, ठीक? या मोहन ने सोहन को धूल चटा दी। अब इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उसको उठाया, मिट्टी उसके मुंह में डाली और धूल चाट ली। मतलब कबड्डी में ऐसा होता है, कुश्ती में ऐसा होता है। कुश्ती में कोई नीचे गिरा, उसके मुंह पे थोड़ी मिट्टी लग जाती है, धूल चाट भी देता है आदमी, लेकिन एग्जैक्टली उस अर्थ में नहीं है। केवल कुश्ती में थोड़ा ना होता है, एकेडमिक्स में भी होता है। आज तो डिबेट हुई, डिबेट में इस पार्टी के प्रवक्ता ने उस पार्टी के प्रवक्ता को धूल चटा दी। वहां कहां धूल थी? लक्षणा की बात चल रही है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैं धूल चटा दी का कुछ मौलिक अर्थ निकालना चाहता हूं। रूढ़ा लक्षण है। जैसी आप कहेंगे कि एक्स ने वाई को धूल चटा दी, क्या इसके एक से ज्यादा अर्थ आप निकाल पा रहे हैं, या इसका दरअसल एक ही अर्थ निकल रहा है? एक ही निकल रहा है, स्कोप नहीं है। आप ये नहीं कह सकते नहीं मैं तो कुछ और अर्थ निकाल लूंगा, एक ही अर्थ निकलेगा। पर प्रयोजनवती लक्षणा में एक स्कोप रहता है। जैसे मैं वही एग्जांपल लूं, गंगायाम घोषः, गंगा पर घर है। आपने अपने दोस्त से पूछा कि भाई किसी दिन तेरे घर आएंगे, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे वहां के, बताओ तुम कहाँ रहते हो? और उसने कहा गंगायाम घोषः, गंगा पर घर है।
अब गंगा पर घर है से लक्षणा का अर्थ जो निकला वो ये निकला गंगा के तट पर घर है। ठीक, अब आप मुझे ये बताएं कि गंगा तट पर घर है, क्या इस बात से लोग अपने अपने अर्थ से इंटरप्रिटेशन कर पाएंगे अगले स्तर पर? इसके बाद जैसे एक व्यक्ति को स्विमिंग का बहुत शौक है और एक को पानी से घबराहट होती है। जिसे स्विमिंग का बहुत शौक है उसकी इच्छा दोस्त के घर जाने की बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। यार क्या बात है यार, गंगा पे घर है, अरे वाह यार मजा आ जाएगा। जो डरता है पानी से क्या बोले गंगा पे घर है, अरे यार मैं तो नहीं आ पाऊंगा भाई। एक व्यक्ति ये जो धूल और मतलब पोल्यूशन से परेशान रहता है वो खुश हो जाएगा, अच्छा वहाँ, क्योंकि वहाँ वातावरण अच्छा रहता होगा, हवा शुद्ध रहती होगी। एक को गर्मी से बड़ी बेचैनी होती है, अच्छा गंगा पे रहते हो तो वहाँ ठंडक होगी, पानी के नज़दीक है तो ठंडक का एहसास होगा। एक को ठंड से बड़ी परेशानी रहती है और उसको लगता है कि नहीं पानी से दूर रहूँ, ठंड से दूर रहूँ, उसको दिक्कत हो सकती है। और इसका मतलब ये हुआ कि प्रयोजनवती लक्षणा में लोग अपने अपने प्रयोजन के आधार पर नए नए अर्थ निकाल सकते हैं और काव्य शास्त्र में नए नए अर्थ निकालने को ही व्यंजना कहते हैं। और इसलिए एक शब्द चलता है काव्य शास्त्र में जब प्रयोजनवती और रूढ़ा लक्षणा की तुलना करते हैं कि प्रयोजनवती लक्षणा जो है उसका दूसरा नाम है सव्यंग्या लक्षणा। सव्यंग्या का मतलब उसमें व्यंग्यार्थ निकालने की, व्यंजनाओं वाले अर्थ निकालने की संभावना बनी रहती है। लेकिन रूढ़ा लक्षणा की बात करते हैं इसकी तुलना में, तो इसके लिए शब्द चलता है निर्व्यंग्या लक्षणा, जिसमें व्यंग्यार्थ निकालने की या व्यंजना का प्रयोग करने की संभावना नहीं होती है। तो अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि निर्व्यंग्या किसको कहते हैं, तो रूढ़ा लक्षणा को कहते हैं, और सव्यंग्या किसको कहते हैं, प्रयोजनवती लक्षणा को कहते हैं। मैं सारी बातें बार बार पूछ के याद करवाऊंगा अभी आप लोगों को, आज ही रटवा के भेजूंगा सारा का सारा। यहाँ तक कंसेप्ट एकदम साफ है? ठीक से साफ है कि साफ हो गया? ये जो है ना कंसेप्ट साफ है, ये व्यंजना है। कैसे अभी समझाएंगे, जब व्यंजना पढ़ेंगे तब समझेंगे कि ये लक्षणा नहीं है, ये व्यंजना है। पर यहाँ व्यंजना कैसे हुई ये थोड़ी देर में समझ में आएगा। चलिए अब आप मुझे ये बताएं कि अभी तक के हिसाब से जो लक्षणा है उसके भेद कितने हैं? भेद दो ही हैं, है ना, एक रूढ़ा एक प्रयोजनवती। रूढ़ा के दो और नाम बता दीजिए, बिना देखे। नीचे नहीं देखना है, नीचे नहीं देखना है, सामने देखिए। एक है अभिधा पूंछ, वही है पुच्छ, वही पूंछ कहते हैं यार, पुच्छ ही आगे चल के पूंछ हो गया। अभिधा पुच्छ भूता, एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या है, निर्व्यंग्या, है ना। और प्रयोजनवती का दूसरा नाम क्या है, सव्यंग्या। कितना बढ़िया है। अब सवाल है कि प्रयोजनवती और रूढ़ा इनके कितने कितने भेद हैं। तो अगर मैं आचार्य विश्वनाथ की बात करूं, आचार्य विश्वनाथ को भेद और उपभेद करने का बड़ा शौक था, ऐसा लगता है पढ़ के, बहुत ज़्यादा शौक था, और उस वजह से आपको शौक लगा हुआ है। उनको तो शौक था आपको शौक लगा हुआ उसका। उन्होंने कहा कि प्रयोजनवती लक्षणा के 64 भेद होते हैं और रूढ़ा लक्षणा के 16 भेद होते हैं। और ये कहने वाले आचार्य का नाम ध्यान रखना है, कौन है, आचार्य विश्वनाथ हैं। हो सकता है यही प्रश्न आ जाए कि इतने भेद किसने किए और कौन सी पुस्तक में किए। पुस्तक का नाम क्या है, साहित्य दर्पण में किए। तो साहित्य दर्पणकार, कार का मतलब क्या होता है, लिखने वाला। साहित्य दर्पणकार के अनुसार प्रयोजनवती लक्षणा के 64 भेद हैं और रूढ़ा लक्षणा के 16 भेद हैं। लेकिन भला हो बात के आचार्यों का जिन्होंने कहा कि नहीं, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे सत्यदेव चौधरी इस मामले में सबसे प्रामाणिक वर्तमान समकालीन विद्वान है, उन्होंने कहा कि प्रयोजनवती के 8 भेद समझना काफ़ी होता है और रूढ़ा का एक ही भेद समझना काफ़ी होता है। उसके भेद सैद्धांतिक भेद हैं, करने में क्या दर, आप कर लीजिए, पर वो सैद्धांतिक भेद हैं, व्यावहारिक रूप से उनके उदाहरण खोजना साहित्य में संभव नहीं है। तो हम रूढ़ा का तो कोई भेद नहीं पढ़ेंगे, मैं 16 बता दूंगा कैसे होते हैं, लेकिन पढ़ना एक ही, रूढ़ा अपने में काफ़ी है। प्रयोजनवती लक्षणा के 8 भेदों को समझेंगे
और मोटा मोटा कंसेप्ट समझेंगे तो उसे बहुत सटीक एग्जाम्पल ढूंढने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट समझ में आ जाए ताकि कोई वाक्य आपके सामने है तो आप बता सके ये कौन सी लक्षणा है। बढ़े आगे, आप साथ साथ चल रहे हैं या मैं आगे निकल गया हूं? साथ चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो प्रयोजनवती लक्षणा जो है उसके भेद करने के लिए हमारे पास क्या तरीके हैं? तो हमारे पास 3 तरीके हैं। 3 आधारों पर 2-2 भेद होते हैं और फिर 2 की पावर 3 करके कुल भेद कितने बनेंगे? 8 बन जाएंगे। 2 गुणा 2 4 गुणा 2 8 भेद बनेंगे। एक आधार पर देखें तो हम कहते हैं कि 2 प्रकार की प्रयोजनवती लक्षणा हो सकती है। एक हो सकती है गौणी और एक हो सकती है शुद्धा। ये आपने सुना होगा अच्छे तरीके से, इनका जिक्र आपके सामने आया ही होगा पहले भी। तो गौणी लक्षणा और शुद्ध लक्षणा, ठीक। दूसरा आपने सुना होगा कि एक होता है उपादान लक्षणा और इसका विरोधी होता है लक्षण लक्षणा। उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। और जो तीसरा है वो भी नाम सुना ही होगा, एक को बोलते हैं सारोपा और दूसरे को बोलते हैं साध्यवसाना। ठीक है। अब अगर आप इनका संकरण करेंगे मेंडल के सिद्धांत के अनुसार, मतलब जैसे मेंडल भी करते थे वैसे करना चाहें तो क्या होगा? मतलब कोई लक्षणा गौणी और शुद्धा एक साथ नहीं हो सकती है, या तो गौणी होगी या शुद्धा होगी। इसी प्रकार से कोई लक्षणा उपादान और लक्षण एक साथ नहीं हो सकती है और ना ही सारोपा या साध्यवसाना एक साथ हो सकती है। इनमें से एक, इनमें से एक, इनमें से एक होगी। हर वाक्य पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मैं अगर कहूं कि एक लक्षणा ऐसी हो सकती है जो ये हो और ये हो, समझ पा रहे हैं? उसका नाम क्या हो जाएगा? गौणी उपादान लक्षणा सारोपा। अगर मैं इसको 1 मान लूं, इसको 2 मान लूं, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि कितनी प्रकार के एग्जाम्पल्स बन सकते हैं। वो एग्जाम्पल कुल मिला के 8 बनेंगे। जैसे एक हो सकता है 1 + 3 + 5। समझ पा रहे हैं पूरी बात को? तीनों का पहला पहला ले लिया। अब पहले दोनों का पहला पहला रखते हैं, 1 + 3 + 6 हो जाएगा। यहां से हमने ये उठा लिया, वो दोनों वे रखे। फिर क्या होगा? फिर हमने 1 + 4 + 5 कर लिया, यहां से दूसरा उठा लिया। फिर 1 + 4 + ये 5 था ना, हाँ। फिर क्या होगा? 2 + 3 + 5 हो जाएगा, 2 + 4 + 5 हो जाएगा, 2 + 4 + 6 हो जाएगा। कितने हुए? 7 हुए। कौन सा बचा बताइए? 1 3 5, 1 3 6, 1 4 5, 1 4 6, 2 3 5, 2 3 6 बच गए, है ना। 8 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं मैक्सिमम। और इसलिए कहते हैं कि जो प्रयोजनवती लक्षण है उसके 8 भेद हैं। क्या आप इनके नाम बता पाएंगे? तो बताओ, 1 3 5 का नाम क्या होगा? गौणी उपादान लक्षणा सारोपा। 1 3 6 का गौणी उपादान लक्षणा साध्यवसाना। बस। अब इसका बताओ 2 3 6 शुद्ध उपादान लक्षणा और साध्यवसाना। बस यही खेल है। और क्योंकि 3 वर्ग हैं और तीनों में 2 2 ऑप्शंस हैं, इसलिए 2 की शक्ति 3 करने से 2 गुणा 2 4 गुणा 2 8, 8 अधिकतम भेद बन सकते हैं। और इसलिए कहते हैं कि प्रयोजनवती लक्षणा के कुल 8 भेद हुआ करते हैं। 2 बातें समझ में आई कि कितने आधार हैं और हर आधार में कितने कितने भेद हैं? 2 2 भेद हैं। और इन 3 भेदों, 3 के 2 2 भेदों से कुल 8 ही प्रकार क्यों बन पा रहे हैं वो भी समझ में आ गया। अब अगर हम इन 6 शब्दों को समझ लें तो बात स्पष्ट हो जाएगी। गौणी क्या है, शुद्धा क्या है, उपादान लक्षणा क्या है, लक्षण लक्षणा क्या है, सारोपा क्या है, साध्यवसाना क्या है। बात खत्म हो गई, कुछ बचा ही नहीं उसके बाद तो।
है ना। चलिए तो शुरू करते हैं गौणी लक्षणा और शुद्ध लक्षणा से। भूल मत जाना ये गौणी और शुद्ध लक्षणा किसके भेद हैं, किसके हैं, प्रयोजनवती लक्षणा के हैं, है ना। प्रयोजनवती लक्षणा के दो भेद, हालांकि रूढ़ा में भी आते हैं जबरदस्ती करने पर, लेकिन मुख्य रूप से इसी के मानते हैं हम, प्रयोजनवती के ही। देखो दो चीजों के बीच में क्या क्या संबंध हो सकते हैं, सवाल यहां पर यह है। एक होता है वाच्यार्थ, एक होता है लक्ष्यार्थ। फिर से रिवाइंड कीजिए अपने कैसेट को। वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ क्या होता है। वाच्यार्थ का मतलब वाक्य से निकलने वाला लिटरल मीनिंग क्या है, ठीक। और लक्ष्यार्थ क्या है, अगर वाच्यार्थ में बाधा है तो प्रयोजन या रूढ़ी के आधार पर जो अर्थ निकला वो लक्ष्यार्थ है, ठीक। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, इसका वाच्यार्थ क्या है, वही नींबू रगड़ा। और लक्ष्यार्थ क्या है, उनको अच्छे से हरा दिया। तो वाच्यार्थ है जो शब्दों से निकलने वाला अर्थ है, और लक्ष्यार्थ है जो हमने समझा, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग करके समझा। इन दोनों का संबंध इस बात से कि वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ में संबंध क्या है। काव्य शास्त्र में, दर्शन में संबंध कई प्रकार के माने गए हैं। एक संबंध होता है जिसको बोलते हैं सादृश्य संबंध। सादृश्य संबंध का मतलब होता है जिसमें दो चीजें एक जैसी दिखाई पड़ती हैं। सादृश्य, सदृश होना, एक दूसरे के सदृश होना, एक दूसरे के समान होना, इसको बोलते हैं सादृश्य संबंध। सादृश्य संबंध किस किस के बीच में, तो वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ के बीच में। यदि कहीं भी वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ के बीच में सादृश्य संबंध है तो समझ जाना है कि हम गौणी लक्षणा की बात कर रहे हैं, ठीक। जैसे बहुत आसान सा एग्जांपल है कि जो सोहन है, सोहन पक्का बैल है। वैसे ये प्रयोजनवती नहीं है, रूढ़ा लक्षण है, लेकिन उस लेवल पे भी छोड़ के बात समझने की कोशिश करेंगे। सोहन पक्का बैल है। अब यहां हम क्या कहना चाह रहे हैं कि सोहन बैल से भिन्न है, बैल सोहन का कारण है, सोहन बैल का कारण है, या सोहन और बैल साथ साथ रहते हैं, या सोहन और बैल एक जैसे हैं। हम क्या कहना चाह रहे हैं, एक जैसे हैं, सदृश हैं, एक दूसरे के सदृश हैं। तो जब भी हम दो चीजों के बीच में सादृश्य संबंध दिखाना चाह रहे हैं, इसका मतलब है कि यहां पर हमने जिस लक्षणा का प्रयोग किया वो गौणी लक्षणा है। गौणी लक्षणा का सरलतम मतलब है सादृश्य संबंध वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ में। वाच्यार्थ क्या है, सोहन पक्का बैल है। यहां वाच्यार्थ आप दूसरे आसान एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, इससे बात समझ में आएगी। बैल हमने जब कहा तो बैल की एक प्रकृति है, हम कहना चाह रहे हैं कि सोहन की प्रकृति और बैल की प्रकृति एक जैसी है। इस सेंस में सादृश्य संबंध है, इसलिए ये लक्षणा यहां पर मानी जाती है। सादृश्य संबंध के अलावा कोई भी अन्य संबंध अगर है, सादृश्य संबंध के अलावा यदि कोई भी अन्य संबंध है, किस किस के बीच में, वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ के बीच में कोई भी अन्य संबंध हो, तो हम कहते हैं कि यहां पर जो लक्षणा है ये कौन सी है, शुद्ध लक्षणा है। तो सवाल है कि अन्य संबंध कौन कौन से हो सकते हैं। तो अन्य संबंधों में एक संबंध हो सकता है कार्य कारण संबंध, या कारण कार्य संबंध हो सकता है। एक संबंध हो सकता है आधार आधेय संबंध। एक हो सकता है आश्रय आश्रित संबंध। एक हो सकता है सामीप्य संबंध। कई संबंध होते हैं काव्यशास्त्र में, 3-4 एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। कार्य कारण संबंध का मतलब जहां दो चीजों में एक कारण हो और एक कार्य हो, ठीक। आधार अधेय का मतलब एक आधार है, एक उस पर टिका हुआ है। आश्रय आश्रित, एक आश्रय है, एक उस पर बेस्ड है। सामीप्य का मतलब दो चीजें
निकट निकट हैं। जब वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ के बीच में इनमें से कोई भी संबंध हो, यानी सादृश्य संबंध के अलावा कोई भी अन्य संबंध होने पर हम हर स्थिति में मानेंगे कि वो शुद्ध लक्षणा है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। एक प्रसिद्ध उदाहरण है, महलों के लिए झोपड़ियों की बलि हो गई। महलों के लिए झोपड़ियों की बलि हो गई। यह महल भी और झोपड़ी भी, क्योंकि झोपड़ी की बलि कैसे हो सकती है ना। यह कहने का उद्देश्य क्या है, महलों के निवासियों के हित में झोपड़ियों के निवासियों की बलि हो गई। महलों के निवासियों के हित में झोपड़ियों के निवासियों की बलि हो गई। अब महल और महल के निवासी में जो संबंध बनेगा वो कौन सा होगा, आश्रय आश्रित संबंध बनेगा। झोपड़ी और झोपड़ी के निवासी में भी यही संबंध बनेगा। और इसका मतलब ये हुआ कि वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ के बीच में आश्रय आश्रित संबंध है, न कि सादृश्य संबंध है। ये बात ज्यादा मुश्किल हो गई या समझ में आ रही है ठीक से? आप लोगों की बत्ती बुझती हुई दिख रही है मुझे। कैसे? नहीं, यहां उस सेंस में वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ का संबंध देखना है हमें। वाच्यार्थ क्या है, महलों के लिए झोंपड़ियों की बलि हो गई। लक्ष्यार्थ लक्ष्यार्थ क्या है, महलों के निवासियों के लिए झोंपड़ियों के निवासियों की। इनका संबंध देखना है। इनमें कारण कार्य संबंध नहीं है, इनमें आश्रय आश्रित संबंध बनेगा। इसलिए कह रहे हैं कारण कार्य तब होगा जब वाच्यार्थ में कारण है और व्यंग्यार्थ में कार्य आपको समझ में आ रहा है। ठीक है ना? ऐसी कोई सिचुएशन बनेगी तो वहां पर आएगा। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चौराहे पर घर है। चौराहे पर घर है, वाच्यार्थ है। व्यंग्यार्थ क्या है, चौराहे के एकदम निकट घर है। तो वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में क्या या लक्ष्यार्थ में क्या संबंध बना, सामीप्य का संबंध बना। तो जहां लक्ष्यार्थ सामीप्य दिखाने के लिए है वहां सामीप्य संबंध है। जहां लक्ष्यार्थ वाच्यार्थ में कही गई बात पर आश्रित लोगों के बारे में है वहां आश्रय आश्रित संबंध हो जाएगा। कोई ऐसा वाक्य एग्जाम्पल मैं भी सोच नहीं पा रहा हूं कि जिसमें कही जाए बात कारण के रूप में और लक्ष्यार्थ में कार्य आप समझ पा रहे हैं। ऐसा कोई वाक्य होगा तो हम कहेंगे कारण कार्य संबंध है। तो कहने का भाव यह है कि सादृश्य संबंध के अलावा कोई भी संबंध यदि वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ के बीच में बनता हो तो उसको कहते हैं शुद्ध लक्षणा। अब आप मुझे बताएं कि गौणी लक्षणा और शुद्ध लक्षणा में जो अंतर है पूरी तरह स्पष्ट हुआ या नहीं हुआ? हुआ स्पष्ट? इसका मतलब नहीं होता कि हाँ होता है, इसका मतलब हाँ होता है। ठीक है, चलिए। तो अब जल्दी से मुझे बताइए, अब तक जो जो आपने पढ़ लिया, लक्षणा के आपने दो भेद पढ़े थे सबसे पहले, कौन कौन से? मैं याद करवा के भेजूंगा आज, ये कल परसों का मामला नहीं है, आज रटा हुआ होना चाहिए ठीक से। लक्षणा के दो भेद कौन कौन से? प्रयोजनवती और शुद्धा, रूढ़ा। प्रयोजनवती और रूढ़ा। ठीक। अब मैं तीन शब्द बोलूंगा, आपको बताने किसका नाम है। निर्व्यंग्य लक्षणा। फिर से बोलिए, निर्व्यंग्य लक्षणा किसको बोलते हैं? रूढ़ा को। और सव्यंग्य प्रयोजनवती को। अभिधा पुच्छभूता रूढ़ा को। क्या बात है। तो आचार्य विश्वनाथ के अनुसार प्रयोजनवती लक्षणा के कितने भेद हैं और रूढ़ा के? बहुत बढ़िया। प्रयोजनवती के जो 8 प्रमुख भेद हैं उन पे जाने के लिए सबसे पहला आधार है कि वो लक्षणा गौणी है या शुद्ध है। तो इनमें से एक लक्षणा वो है जो सादृश्य संबंध वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ में हो तो मानी जाती है। वो कौन सी है? गौणी। एक ही संबंध तो गौणी है, बाकी सारे संबंध तो शुद्ध है। तो सादृश्य पे टिकी है तो गौणी लक्षणा है, और यदि टिकी है बाकी किसी भी संबंध पे तो कौन सी? शुद्ध लक्षणा।
ये मैं बार बार इसलिए करवाता हूँ कि यहाँ तक अब यात्रा साथ हो गई, अगला पढ़ाऊंगा फिर शुरू से याद करवाऊंगा, ताकि वो ट्रेन में सब बैठते जाएं, ऐसा ना हो कि एक बैठा 4 निकल गए ये भी तो खतरा रहता है ना। चलिए अब मुझे बताइए कि इसके बाद कौन सा भेद आएगा, बिना नीचे देखे, सामने देखते रहिए। क्या बात है, जबरदस्त। उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। जब मैं बोर्ड पे लिखूं खटाक से नीचे पढ़ लीजिए ध्यान से पूरा, ताकि जब मैं कहूं तो बिना देखे आप बता सकें। ऐसे ही करते हैं बच्चे, हम लोग भी तो विद्यार्थी रहे ही हैं। उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। चलिए, ये मैंने जगह इसलिए छोड़ी कि मैं एक और नाम लिखने वाला थोड़ी देर में यहां पर। उपादान लक्षणा का एक और नाम होता है काव्य शास्त्र में, न्याय दर्शन में मुख्य रूप से इसका नाम चलता है। इसको बोलते हैं अजहत लक्षणा। कभी आपने शब्द सुना है अजहत लक्षणा? सुना होगा, है ना। यहां तक तो सवाल आते हैं आपसे। लक्षण लक्षणा का एक और नाम होता है, उसको बोलते हैं जहत लक्षणा। जहत लक्षणा। अजहत बोलते हैं उपादान लक्षणा को, और लक्षण लक्षणा को जहत लक्षणा। याद रखने के लिए आप कह सकते हैं कि दोनों स्वर से शुरू होते हैं, उपादान और अजहत, और ये दोनों व्यंजन से शुरू होते हैं, ल और ज, तो उससे ध्यान रहेगा। एक तरीका याद रखने का ये है। काव्य शास्त्र में तो नहीं, लेकिन न्याय दर्शन में और शंकराचार्य के दर्शन में और रामानुज के दर्शन में एक और प्रकार है, उसको बोलते हैं जहत अजहत लक्षणा। और अगर कभी ये शब्द आ जाए तो बस ये ध्यान रखना है कि शंकराचार्य और रामानुज ने इसका इस्तेमाल किया है विशेष संदर्भों में। अगर आप चाहेंगे तो मैं समझा दूंगा कैसे इसका इस्तेमाल किया है, और नहीं चाहेंगे तो नहीं समझेंगे, है ना। क्योंकि काव्य शास्त्र में जनरली इन दो के आगे बढ़ने की परंपरा नहीं है, यहां तक जाते हैं, इसके बाद नहीं जाते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं कि ये क्या होते हैं। उपादान लक्षणा को समझने का सिंपल सा तरीका है कि एक बड़ा सा गोला बना लीजिए, एक छोटा गोला उसके अंदर बना लीजिए, बस इतना ही है, गोले में गोला बस। और इसके लिए एक छोटा गोला ऐसे बना लीजिए, एक बड़ा गोला थोड़ा सा साइड में बना लीजिए। प्रश्न ऐसे नहीं आते हैं कि गोला बना के पूछें कौन सी लक्षणा है, लेकिन इससे कंसेप्ट आपका हमेशा के लिए स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, जो पहला चित्र है अजहत लक्षणा वाला या उपादान लक्षणा वाला, इसमें जो छोटा गोला है अंदर, उसका नाम लिखिए वाच्यार्थ, और जो बड़ा गोला है उसका नाम लिख लीजिए लक्ष्यार्थ। ठीक, अब इससे आप सोचेंगे कि इससे बात तो समझ में आई नहीं अभी तक, वही बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें छोटे वाले गोले पे नाम लिखिए लक्ष्यार्थ, जो कि बड़े गोले से बाहर है, और बड़े वाले गोले पे नाम लिखिए वाच्यार्थ। इन दो गोलों से ही हम सारी बात समझ लेंगे। ठीक, देखिए अगर आप ध्यान से देखें चित्र को, पहले मैं आपको इन दोनों शब्दों को मतलब समझाता हूं। अजहत का मतलब है न छोड़ा जाए, जहत मतलब छोड़ दिया गया है। और जो उपादान शब्द है ना, ये दर्शन में एक बड़ा स्पेसिफिक मतलब इसका होता है। इसे यूं समझे कि जैसे मान लीजिए घड़ा बना हुआ आपने देखा, तो एक घड़ा कैसे बना होगा, तो घड़े को बनाने के लिए कम से कम 2 कारण चाहिए। एक कारण चाहिए वो सारा रॉ मटेरियल जिससे घड़ा बना है, मिट्टी, उसके अंदर पानी, और जो भी उसके अंदर मसाला लगता है वो सब चाहिए। और दूसरा, कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो उस कच्चे माल को घड़े में कन्वर्ट कर सके। अपने आप तो बन नहीं जाएगा घड़ा, अपने आप रैंडम फिगर्स बन सकती हैं सी बीच पर, लेकिन अपने आप घड़ा तो नहीं बन जाएगा। तो घड़ा जिस चीज से बना है एक वो कारण है, और उस चीज से घड़े की शेप में जिसने कन्वर्ट किया एक वो कारण है। तो जिस व्यक्ति ने या ईश्वर ने अगर कुछ बनाया है, उसे दर्शन में कहते हैं निमित्त कारण, और जिस कच्चे माल से कुछ बनता है उसको बोलते हैं उपादान कारण।
तो उपादान शब्द का मतलब भारतीय दर्शन में क्या है? जो चीज, अच्छा उपादान कारण, इसको और आगे बढ़ाते हैं। जैसे घड़ा है, घड़े के अंदर, बने हुए घड़े के अंदर निमित्त कारण रहता है या उपादान कारण रहता है? समझो समझो समझो। निमित्त कारण कौन है? वो कुम्हार जिसने घड़े को बनाया। उपादान कारण है वो मिट्टी जिससे घड़ा बना। घड़ा बनने के बाद घड़े में उपादान कारण है या निमित्त कारण है? उपादान कारण है। निमित्त तो चला गया, दूसरा घड़ा बना रहा है वो तो, लेकिन उपादान कारण हमेशा उसके अंदर ही रहेगा। तो दर्शन से लिंक अगर करना हो, उपादान का मतलब दर्शन में होता है वो कारण जो कार्य में निहित है, वो कार्य से बाहर जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसका नाम ही उपादान कारण है। मटेरियल कॉज अंग्रेजी में बोलते हैं, अरस्तु ने बोला इसको कि मटेरियल कॉज है, और एफिशिएंट कॉज बोलते हैं निमित्त कारण को, जो बनाने वाला है चला गया। ठीक, आपने घर की दीवार बनाई सीमेंट से, ईंट से, गारे से, और बनाई किससे? मिस्त्री ने। बनाने के बाद मिस्त्री चला गया, पर ईंट गारा दीवार के अंदर ही है, तो वो उपादान कारण है। उपादान कारण कार्य से दूर नहीं जा सकता, इस सेंस में इसका नाम है उपादान लक्षणा। उपादान लक्षणा की खास बात क्या है? वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ के भीतर ही रहता है, उससे दूर नहीं जाता। यदि कोई ऐसा वाक्य हो जिसमें लक्ष्यार्थ के एक हिस्से के रूप में वाच्यार्थ विद्यमान हो, अभी आपको अजीब सा लग रहा है कि कैसी कैसी बात चल रही है, एग्जाम्पल से बात समझ लीजिए, बात तुरंत समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देके समझाने का प्रयास करता हूं, तो बात एकदम स्पष्ट हो जानी चाहिए। चलिए, एक एग्जाम्पल है, फसल को चिड़िया से बचाओ। मान लीजिए कि आपके माता पिता कृषक हैं और आप दिल्ली से गए लाट साहब बन के उनके पास, और पेरेंट्स ने कहा आ ही गए तो कुछ काम वाम भी कर लो भाई, तुम खाली किताबी बातें करते हो। तो फसल कटने का टाइम है, 1 महीने बाद, जाओ फसल को चिड़िया से बचाओ। और आप गए, आपने देखा हाथी भी आ गया, आपने उसको टच भी नहीं किया, बंदर भी आ गए, बहुत सारे पशु पक्षी आए, गाय आ गई, नीलगाय आए, सब चल रहे हैं, आप आराम से बांसुरी बजा रहे हैं कि चिड़िया से बचाना है। चिड़िया आई ही नहीं, और आप आराम से बैठे। इतने पापा ने आके 2 लाठियां मारी पीछे से कि गधे कहीं के, जेएनयू में पढ़ता है, डीयू में पढ़ता है, इतना भी दिमाग नहीं है। आपने कहा पापा आपने तो कहा था कि चिड़िया से बचाना है, मैं तब से ढूंढ रहा हूँ चिड़िया कहाँ पर है, ये तो हाथी है, ये तो बंदर है, ये तो चूहा है, ये तो ये है वो है। तो जब आपके पापा ने कहा कि फसल को चिड़िया से बचाओ, तो वो क्या कहना चाह रहे थे? सिर्फ चिड़िया से बचाओ या चिड़िया के साथ साथ बाकी पशु पक्षियों से भी बचाओ? वाच्यार्थ क्या है? चिड़िया से बचाओ। लक्ष्यार्थ क्या है? चिड़िया सहित सभी पशु पक्षियों से बचाओ। तो वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ से दूर है या वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ का हिस्सा है? वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ का हिस्सा है। ठीक है, 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं। भाई थक गए होगे, थोड़ा हाथ पांव सीधे कर लो। जब कोई आपको कहते हैं हाथ पांव सीधे कर लो, तो आप कैसे करते हैं? पहले हाथ सीधे फिर पांव सीधे, या कमर भी सीधी करते हो? सब कुछ सीधा कर लेते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि हाथ पांव सीधे कर लो में केवल हाथ पांव नहीं करने हैं, हाथ पांव के साथ साथ खुद को पूरा सीधा कर लेना है। इसका मतलब क्या हुआ कि वाच्यार्थ यहां भी लक्ष्यार्थ का हिस्सा है, न कि उससे भिन्न है। बेटा जब शादी करोगे ना, तो रोटी दाल का भाव पता लगेगा, आटे दाल का भाव। आटे दाल का भाव समझ में आ जाएगा। तो ये जो कहना चाह रहा है कि आटे दाल का भाव समझ में आ जाएगा, सिर्फ आटे दाल का भाव समझ में आएगा या नमक का भी आएगा? नमक का आएगा, मिर्च का आएगा, फिर ये भी समझ में आएगा कि धनिया फ्री में मिल जाता है। ये तब समझ में आएगा ना जब सड़क पे निकलोगे। साड़ी, तुम्हें सीधे साड़ी याद आ रही है? साड़ी बोले, साड़ी? अच्छा, मैं समझ रहा हूँ कि वे किस दिशा में चल रहे हैं, तो इनको आटे दाल से सीधे साड़ी पर पहुंच गए। साड़ी कितनी महंगी आती है। तो फसल को चिड़िया से बचाओ, हाथ पांव सीधे कर लो, आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। अब मान लो कोई व्यक्ति बहुत डाइटिंग कर रहा है और आप उसको देख के बोलें
देखो सामने से हड्डियों का ढांचा आ रहा है, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि हड्डियों का ढांचा है नहीं उसके अंदर, या हड्डियों का ढांचा तो है ही, थोड़ा सा और भी है, ज्यादा और नहीं है लेकिन थोड़ा सा और तो है ही। सामने से हड्डियों का ढांचा आ रहा है, लक्ष्यार्थ में थोड़ा कि हड्डियां नहीं है उसके अंदर, वो तो है ही। लक्ष्यार्थ ये है कि खाली हड्डियों का ढांचा, थोड़ी बहुत त्वचा बची है, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा है लकोटिया टेक, वो वाला भाव आ रहा है, लेकिन है तो सही ना भाई। तो जब वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ का हिस्सा बन जाए, यानी वाच्यार्थ उपादान के रूप में, उपादान कारण के रूप में लक्ष्यार्थ में निहित हो, यानी वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ को छोड़े नहीं, अजहत छोड़े नहीं, तब इसको बोलते हैं उपादान लक्षणा या अजहत लक्षणा। और चित्र को ध्यान से देखिए, चित्र में लक्ष्यार्थ बड़ा है, वाच्यार्थ छोटा है, किंतु वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ के भीतर ही है। इस स्पेसिफिक रिलेशनशिप को बोलते हैं काव्य शास्त्र की दुनिया में उपादान लक्षणा या फिर अजहत लक्षणा। यहां तक कहीं कोई दुविधा है तो पूछ लीजिए, स्पष्ट है एकदम। चलिए, जो दूसरा हिस्सा है उसको बोलते हैं जहत लक्षणा या लक्षण लक्षणा। ये क्या चीज है, तो इस पर आ जाइए। इसमें चित्र को देखिए, वाच्यार्थ अलग है, लक्ष्यार्थ अलग है, और इसका मतलब है कि लक्ष्यार्थ इसमें वाच्यार्थ को छोड़ के भाग जाता है। इसका नाम भी वही है, जहत लक्षणा। जहत मतलब छोड़ के अलग हो जाना। लेकिन अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो एक बात और देखने की है, पहले वाले में वाच्यार्थ का साइज बड़ा है, लक्ष्यार्थ का छोटा है, सॉरी लक्ष्यार्थ का बड़ा है, वाच्यार्थ का छोटा है, जबकि दूसरे वाले में लक्ष्यार्थ का साइज छोटा है, वाच्यार्थ का साइज बड़ा है। ये साइज भी सोच समझ के छोटा बड़ा किया है, बाई चांस नहीं हो गया है, सोच समझ के किया है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें आमतौर पर जो मुहावरे वाले एग्जाम्पल्स हैं वो इसमें आ जाते हैं। जैसे सोहन एकदम गधा है, सोहन एकदम गधा है, ठीक। इसमें क्या खास बात है? लक्षण लक्षणों को समझने का एक सामान्य मतलब होता है कि जब भी आप समझें तो एक वाक्यांश होता है तो नहीं किंतु। जिस वाक्य को समझने के लिए इस भाषा का इस्तेमाल करना पड़े तो आप समझ लीजिए कि हम लक्षण लक्षणा की बात कर रहे हैं। कोई आपसे कहे सोहन एकदम गधा है, और कोई मुझे उसका मतलब क्या है, आप कहेंगे मतलब गधा तो नहीं किंतु गधे जैसा है। पिछली बार एक बच्ची आई थी पिंकी, आप थी ना, हाँ हाँ, हमने एग्जाम्पल लिया पिंकी एकदम गऊ है, तो क्या मतलब हुआ, मतलब गऊ तो नहीं, गऊ जैसी है, तो नहीं किंतु उसके जैसा है, ऐसा तो नहीं है किंतु लगभग वैसा है। ये वाला भाव जब भी आता है तब हम बोलते हैं कि ये लक्षण लक्षणा है। अब देखिए, मुझे बताइए, जब आपने कहा कि सोहन एकदम गधा है, अब क्या कहना चाह रहे हैं? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि सोहन के अंदर गधे के कुछ अंश हैं? जैसे हमने पहले क्या कहा कि लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ का अंश है, जिसको हम हड्डियों का ढांचा कह रहे हैं। भाई हड्डियों का ढांचा तो नहीं है, पर उसके अंदर हड्डियों का ढांचा है तो सही। दाल रोटी का भाव पता लग जाएगा, दाल रोटी का भी पता लगेगा, और बहुत सारे पता लग जाएंगे, है ना। क्या हम अब ये कहना चाह रहे हैं कि सोहन के अंदर गधे के अंश हैं थोड़े से, या हम जानते हैं कि सोहन अगर होमोसेपियंस है तो गधा तो नहीं हो सकता है? तो सोहन एकदम गधा है का मतलब हुआ कि वाच्यार्थ कह रहे हैं कि सोहन गधा है, लक्ष्यार्थ कह रहे हैं नहीं 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 गधा तो हो ही नहीं सकता भाई। इसका मतलब इन दोनों में गैप है, इसका मतलब एक के अंदर दूसरा शामिल नहीं हो सकता, दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन आप कहना चाह रहे हैं कि सोहन के अंदर गधों वाले एक दो लक्षण हैं, फिजिकल सेंस में नहीं है कि गधे का उसके अंदर लीवर है या गधे के उसके अंदर फेफड़ा है, ऐसा नहीं कह रहे हम गधे की एक खास सेंस लेते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि उसके चार पैर हैं, उसकी एक पूंछ है, हम ये सब नहीं कह रहे। हमारा गधे से आशय है कि दिमाग बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता है, और एक खास सेंस में हमने कहा कि सोहन एकदम गधा है। और ध्यान रखना है, वाच्यार्थ बहुत बड़ा है। वाच्यार्थ बड़ा है का मतलब है कि गधा जब हम किसी को कहेंगे, गधे के तो बहुत सारे लक्षण होते हैं,
4 पैर होते हैं, पूंछ होती है और एक खास किस्म का शक्ल होती है, खास किस्म का रंग होता है, अदाएं होती हैं, हरकतें होती हैं। हमें गधे के उन सारे पक्षों से कोई मतलब नहीं। हमने गधे का केवल एक पक्ष लिया, छोटा सा, और वो पक्ष भी बाहर है, न कि वाच्यार्थ के भीतर समाहित है। तो सोहन एकदम गधा है। पहली बात, सोहन गधा नहीं है, सोहन गधे जैसा है तो अलग है। और दूसरा, गधे की बहुत सारी विशेषताएं थीं, हमने उनमें से केवल एक विशेषता पर फोकस किया, दिमाग का इस्तेमाल न करने के सेंस में। इसलिए वाच्यार्थ बहुत बड़ा है। लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थी केवल एक विशेषता ली गई है, और वो भी वाच्यार्थ से एकदम भिन्न अर्थ में है। दोनों आपस में मिक्स नहीं होते हैं, ओवरलैपिंग नहीं है। जबकि यहाँ लक्ष्यार्थ बहुत बड़ा है, जबकि वाच्यार्थ छोटा था, और वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ के अंदर था। ये 3 अंतर इन दोनों प्रकार की रचनाओं के बीच में माने जाते हैं। इसका और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? ऐसा कोई भी एग्जाम्पल, एकदम बैल है, एकदम गधा है, एकदम कौवा है। जैसे कोई सिंगर मेरे जैसा कोई है तो मैं बोलते हैं कि एकदम कौवा है, तो ठीक है, आपने एक सेंस में कह दिया कि उसकी आवाज़ ऐसी है। तो ऐसा कोई भी एग्जाम्पल होगा जिस पर तो नहीं किंतु लगता है, उसको समझ लीजिए कि वो सोना कितना सोना है। तो नायिका जिस सोना के बारे में बात कर रही है, क्या वो गोल्ड हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो क्या है? मतलब सोने की तरह कीमती है। तो नायिका का सोना कितना कीमती है, ये कहना चाह रही है। कितने खुश हो रहे लगता है, ये वाला गीत गा के इनको बुलाया जाता है। यही गीत गाती है आपकी नायिका, सोना कितना सोना है। प्रसिद्ध गीत है। नायिकाओं के पास भी चॉइस कम है ना, कहाँ से लाएं? वही पुरानी उपमाएं हैं, ये उपमान मैले हो गए हैं, क्या करें, उनके पास भी चॉइस कम है। हर नायक नायिका को बोलता तुम चांद जैसी दिखती हो। नायक भी क्या करे, ले दे के वही 3-4 उपमाएं मिलती हैं। और 20-25 साल बाद नायिका नायक को बोलती है अब तुम चांद हो गए हो। जब बाल उड़ जाते हैं तो फिर नायक चांद हो जाता है। शुरू में नायिका चांद रहती है। चलिए, यहां तक समझ में आ गया। हंसी मजाक तो इसलिए करते कि आप थोड़ा सा बोझिल ना हो और आप समझ जाएं बात को। आप सादृश्यता की बात को यहां भूल जाओ एकदम। यहां कोई भी संबंध होगा, मुख्य आधार सिर्फ ये है कि वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ का हिस्सा है या नहीं। देखो, कोई भी जब लक्षणा होगी ना, हर लक्षणा या तो गौणी होगी या शुद्धा होगी। वही लक्षणा उपादान या लक्षण लक्षणा होगी, और वही लक्षणा सारूपा या साध्यवसाना भी होगी। इसलिए मैं जो एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक सेंस में जब इसकी बात करेंगे तो या उपादान में आएंगे या लक्षण लक्षणा में आएंगे। यही एग्जाम्पल जब वहां जाएंगे तो या गौणी में हो जाएगा या शुद्धा में हो जाएगा। वही एग्जाम्पल सारोपा साध्यवसाना में या सारोपा में आएगा या साध्यवसाना में आएगा। क्योंकि हम एक ही बात को 3 तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, मैं कहूं कि इस कमरे में 2 तरह की वस्तुएं हैं, सजीव और निर्जीव। सजीव में किसका एग्जाम्पल आएगा? आपका आएगा, मेरा आएगा, हम सबका आएगा। मक्खी, चूहा कोई अगर है तो उसका भी आएगा, मच्छर का भी आ जाएगा। फिर हम कहेंगे एक दूसरा क्लासिफिकेशन है, इस कमरे में मनुष्य हैं और गैर मनुष्य हैं। मनुष्य में हमारा एग्जाम्पल फिर से आ गया, गैर मनुष्य में चूहे बिल्ली चले गए। अब आप कहें कि सर वहां भी हमारा एग्जाम्पल आया था, हमारा एग्जाम्पल आ गया। क्योंकि अलग अलग क्लासिफिकेशन अलग अलग नजरिए से हैं, और एक ही एग्जाम्पल कई क्लासिफिकेशंस में आएगा। मैं इस क्लासरूम में पूछूं कि आप में से कितने लोग हिंदू हैं, कितने मुस्लिम हैं, आप हो सकता है हिंदू में हाथ खड़ा कर दें। फिर मैं पूछूं कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, आप फिर हाथ खड़ा करेंगे पुरुष की तरफ। फिर पूछूं कितने भारतीय हैं, कितने अभारतीय हैं, भारतीय में फिर हाथ खड़ा कर देंगे। कितने हिंदी साहित्य की पढ़ाई कर रहे हैं, कितने बिना हिंदी साहित्य के हैं, आप फिर हाथ खड़ा करेंगे। कितनों को वोट देने का अधिकार मिल चुका है, कितनों को नहीं मिला, फिर आप हाथ खड़ा करेंगे। और आप कहें सर ये तो अजीब बात होगी, मैं तो हर एक में आ रहा हूं। क्योंकि क्लासिफिकेशंस अलग अलग हैं, और जब क्लासिफिकेशंस अलग अलग होंगे तो एग्जाम्पल्स तो कॉमन आएंगे ही आएंगे। देखना यह है कि उस क्लासिफिकेशन पर वो एग्जाम्पल सूट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए, ये आप समझना चाहेंगे, छोड़ दें इसको? चाहेंगे समझना? पक्का? चलो देखो, जहत अजहत लक्षणा जो है, इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा वाक्य
जिसके एक हिस्से में जहत लक्षणा हो और एक हिस्से में अजहत लक्षणा हो। यदि एक ही वाक्य के एक हिस्से में जहत लक्षणा हो और दूसरे हिस्से में अजहत लक्षणा हो तो कहा जाता है कि इस वाक्य में जहत अजहत लक्षणा का प्रयोग हुआ है। कैसे हुआ, आप उन दोनों दार्शनिकों की समस्या समझेंगे तो बात थोड़ी स्पष्ट हो पाएगी आपको। एक खास समस्या से वो जूझ रहे हैं। आपने शायद एक वाक्य सुना होगा दर्शन की दुनिया में, उपनिषदों का महावाक्य कहते हैं, वो है तत्त्वम असि। तत्त्वमसि अगर एक साथ कर देंगे तत्त्वमसि हो जाएगा। वैसे उसका संधि विच्छेद करेंगे तो तत्त्वम असि। तत् का मतलब वह, त्वम का मतलब तुम, असि मतलब हो, वह तुम हो। अब देखिए दिक्कत यहां पर क्या है। ये उपनिषदों का प्रसिद्ध वाक्य है। उपनिषदों पर टिके हुए दर्शन को वेदांत दर्शन कहते हैं। वेदांत दर्शन की 3 शाखाओं में से एक अद्वैत वेदांत है, एक वैष्णव वेदांत है, एक नव्य वेदांत है। अद्वैत वेदांत के आचार्य हैं शंकराचार्य और वैष्णव वेदांत के सबसे पहले और प्रमुख आचार्य हैं रामानुज आचार्य, जो विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। दोनों वेदांती हैं। शंकराचार्य को साबित करना है कि ब्रह्म और आत्मा एक ही है, और रामानुज को या वल्लभ को साबित करना है कि ब्रह्म और आत्मा एक नहीं है। आत्मा ब्रह्म के भीतर है किंतु विशेषण के रूप में ब्रह्म से अलग है। अब दोनों को साबित करना है, किंतु साबित करते हुए व्याख्या करनी है कि उनकी व्याख्या के अनुसार इस तरह के महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयमात्मम ब्रह्म, इनकी व्याख्या कैसे करें, क्योंकि वो कहना चाह रहे हैं कि उपनिषद में जो लिखा है दरअसल उसका मतलब ये है। शंकर कहना चाह रहे हैं उसका मतलब ये है कि आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, और रामानुज कहना चाह रहे हैं कि भेद है। रामानुज के अनुसार ईश्वर संपूर्ण है, उसका एक अंश हम है आत्मा, एक अंश भौतिक वस्तु है, और शंकर कह रहे हैं कोई भेद वेद है ही नहीं, केवल और केवल ब्रह्म है। अब इन दोनों ने क्या किया, जहत अजहत लक्षणा की मदद से इसका अर्थ स्पष्ट किया। वह तुम हो, सामान्य अर्थ में इसका मतलब क्या है, तत् मतलब ब्रह्म, त्वम मतलब जीव, कि ब्रह्म जीव है। शंकर कह रहे हैं कि भाई देखो, जब हम कह रहे हैं वह तुम हो तो इसका दरअसल मतलब क्या है। यहां जो तत् है उसका मतलब है सर्वज्ञ परमात्मा कह लीजिए, और त्वम का मतलब है अल्पज्ञ जीव कह लीजिए, अल्पज्ञ आत्मा कह लीजिए। क्योंकि शंकर के हिसाब से ना परमात्मा और आत्मा में कोई भेद नहीं है, दरअसल एक ही चीज है, उसमें कोई अंतर किसी भी तरह का है ही नहीं। तो उनका जो शब्द है, शब्द तो उनका ब्रह्म है, तो सर्वज्ञ, असल में शब्द बड़ा मुश्किल, मैं आसान करने की कोशिश कर रहा हूं। सर्वज्ञत्व इत्यादि संपन्न ब्रह्म कहते हैं, सर्वज्ञ ब्रह्म, और जीव को बोल सकते हैं आसान भाषा में अल्पज्ञ ब्रह्म। तो हम क्या है, अल्पज्ञ ब्रह्म है। परम तत्व क्या है, सर्वज्ञ ब्रह्म है। वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जब उपनिषद में कहा गया तत्त्वम असि, तो वहां तत् का मतलब है सर्वज्ञत्व आदि से युक्त ब्रह्म, और त्वम का मतलब है अल्पज्ञत्व आदि से युक्त ब्रह्म। ब्रह्म क्या है, विशेष्य है, सर्वज्ञ और अल्पज्ञ क्या है, विशेषण है। अब वो कह रहे हैं जहत अजहत लक्षणा के प्रयोग से हम समझ सकते हैं कि विशेष्यांश समान है, विशेषणांश या विरुद्ध अंश जो है वो ये है, सर्वज्ञ अल्पज्ञ है। तो जहत अजहत लक्षणा में हम क्या करेंगे, जहत लक्षणा से इनको दूर कर देंगे और अजहत लक्षणा से ये दिखाएंगे कि दरअसल सर्वज्ञ ब्रह्म और अल्पज्ञ ब्रह्म अंततः एक ही हैं। उनमें जो भेद है केवल विशेषण के स्तर पर है, विशेष्य के स्तर पर कोई भेद नहीं है। इस स्तर पर शंकराचार्य ने तो नहीं, उनके शिष्यों में से एक मधुसूदन सरस्वती ने जहत अजहत लक्षणा का प्रयोग करके तत्वमसि जैसे महावाक्यों का अर्थ निकालने का अद्वैत वेदांत के पर्सपेक्टिव में प्रयास किया था। इसलिए हम दर्शन में कहते हैं कि जहत अजहत लक्षणा भी होती है, जिसका इस्तेमाल शंकर ने किया। रामानुज ने इसी का इस्तेमाल भिन्न तरीके से कर दिया। वो भी मतलब खेल के दिखा रहे थे कि भाई तुम करोगे
तो हम भी करके दिखा देंगे। उनको क्या दिखाना है कि ईश्वर और जो जीव है उनमें अंतर होता है। वो कैसे दिखाएंगे? तो शब्दों का अर्थ बदल दिया, बात खत्म हो गई। वो कह रहे हैं कि तत् का मतलब क्या है? तत् का मतलब है जगत कारण ब्रह्म। और जो जीव है, जीव क्या है? जीव का मतलब है जो अंतर्यामी रूप में ब्रह्म है। थोड़ा भारी हो जाएगा लेकिन ठीक है, 1 मिनट की बात है, सुन लीजिए। कहीं कोई बहस हो तो पता रहना चाहिए। तो ईश्वर हमारे भीतर अंतर्यामी रूप में है, वो त्वम है। जीव का मतलब क्या है? ईश्वर अंतर्यामी रूप में आ गया है। और वह का मतलब क्या है? जिस ईश्वर ने जगत का निर्माण किया है। तो रामानुज कह रहे हैं कि तत्वमसी का मतलब दरअसल ये नहीं होता कि ब्रह्म आत्मा एक है। तत्वमसी का मतलब है जिस ब्रह्म ने जगत का निर्माण किया और जो ब्रह्म हमारे भीतर अंतर्यामी रूप में है, वो दोनों ब्रह्म एक हैं। विशेष्यांश समान है, विशेषणांश में अंतर है। जहत अजहत लक्षणा से, जहत लक्षणा से विशेषणांश को खारिज कर देंगे, अजहत लक्षणा से ब्रह्म के एकत्व को स्थापित कर देंगे। कहने की बात यह है कि जहत अजहत लक्षणा का प्रयोग करके शंकर और रामानुज की परंपराओं ने अपनी अपनी वेदांती व्याख्या को साबित करने का प्रयास किया, लेकिन उसमें दोनों ने जहत अजहत लक्षणा का इस्तेमाल किया है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ कि दर्शन की बात सुन के हवाइयाँ उड़ रही हैं आप लोगों के चेहरे पे, तो ठीक भी है, आपने साहित्य पढ़ा, कोई पाप थोड़ा ना किया कि आपको दर्शन समझना पड़ेगा इतना सारा। यहाँ तक साफ है या साफ हो गया है? साफ हो गया है? साफ है तो फिर बताओ 4-5 सवाल जल्दी से। मैं भाषा और काव्यशास्त्र ऐसे ही पढ़ाता हूँ, रटवा रटवा के, समझो रटो समझो रटो, ताकि याद रहे। ठीक है, चलिए तो बताना शुरू किए। शब्द शक्तियाँ कितनी हैं? 3 या 4 जो कहना हो, है ना? अभिधा, व्यंजना, तात्पर्य, वृत्ति। ठीक है, आमतौर पर 3 ही माननी है, कभी कभी कुछ लोग 4 मान लेते हैं। अभिधा पढ़ ही चुके हैं, अब लक्षणा में आ जाइए। लक्षणा का मतलब क्या है? वाच्यार्थ के बाधित होने पर रूढ़ि या प्रयोजन की मदद से मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ का बोध करवाने वाली शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति है। और जो अर्थ है वो लक्ष्यार्थ है, और जो शब्द है लक्षक या लाक्षणिक शब्द है। तो लक्षणा के कितने भेद हैं? मूल रूप से 2 हैं। कौन कौन से? रूढ़ा और प्रयोजनवती। ठीक, प्रयोजनवती के वैसे तो इतने भेद हैं, 64 हैं, किंतु कायदे के 8 भेद हैं। उन 8 भेद को मानने के 3 आधार हैं, उन 3 आधारों पे 2-2 भेद हैं। उनमें से एक आधार में एक भेद का नाम है गौणी, दूसरा कौन सा है? दूसरे आधार पर एक भेद का नाम है उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा। और तीसरे आधार पर एक भेद है सारोपा, साध्य अवसाना। बहुत बढ़िया, अब वापस आइए। गौणी और शुद्धा की जब बात करते हैं, इनमें से एक है जो सादृश्य संबंध पे टिका हुआ है, गौणी। बाकी कोई भी संबंध हो तो शुद्ध। बहुत सुंदर। अब ये बताइए कि रूढ़ा लक्षणा को अभिधा पुच्छभूता कहते हैं या प्रयोजनवती को कहते हैं? रूढ़ा को कहते हैं। बहुत सुंदर। और निर्व्यंग्या लक्षणा कौन सी है? रूढ़ा है, पक्का? पक्का। और सव्यंग्या प्रयोजनवती है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, क्या बात है। अब ये बताइए, उपादान लक्षणा का मतलब है जिसमें वाच्यार्थ भी उपादान के रूप में लक्ष्यार्थ में शामिल हो। उपादान लक्षणा के लिए एक दूसरा नाम चलता है, 3 ऑप्शन दे रहा हूं। जहत लक्षणा, अजहत लक्षणा, जहत अजहत लक्षणा। अजहत लक्षणा, छोड़ना नहीं है, चिपके रहना है, अजहत लक्षणा। बहुत बढ़िया। और जो इसके विपरीत दूसरा है लक्षण लक्षणा, उसका दूसरा नाम क्या है? जहत लक्षणा। बहुत सुंदर। और जहत अजहत लक्षणा का इस्तेमाल कौन से 2 महान दार्शनिकों की परंपराओं में हुआ? शंकर और रामानुज में हुआ। अब ये और बताइए कि उपादान लक्षणा में वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ में से ज्यादा बड़ा क्या होता है? सामने बना हुआ क्या? नहीं बना हुआ? बहुत बढ़िया, अब बना हुआ है, चलो देख के बता दो। उपादान लक्षणा में वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ में से कौन सा बड़ा होता है? लक्ष्यार्थ होता है। और वाच्यार्थ बाहर होता है, उसके अंदर होता है?
अंदर होता है। और लक्षण लक्षणा में कौन सा बड़ा होता है? वाच्यार्थ। और लक्ष्यार्थ उसके अंदर है या बाहर है? बाहर है, भिन्न है, उससे भिन्न है। बहुत बढ़िया, शानदार। अब बचे दो भेद, एक का नाम है सारोपा और एक का नाम है साध्यवसाना। सारोपा और साध्यवसाना, इन दोनों में क्या अंतर है? बहुत छोटा सा बारीक सा अंतर इन दोनों में भी है। आपको अच्छे से पता होगा कि एक शब्द होता है उपमान और एक होता है उपमेय। इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं ताकि समझना आसान रहे। ठीक है, एक शब्द है उपमान और एक शब्द है उपमेय। तो जिससे तुलना की जाए वो क्या है? और घबरा जाते हैं बहुत जल्दी। राधा का चेहरा चंद्रमा के समान है, इसमें चंद्रमा क्या है? उपमान है। और राधा, राधा या राधा का चेहरा? राधा का चेहरा है ना उपमेय। तो उपमान है जिससे तुलना की जाए और उपमेय है जिसकी तुलना की जाए। ठीक है, तो उपमान का मतलब जिसकी तुलना की जाए। और सॉरी मेरे वो क्रम उल्टा हो गया ना, कैसे करें इसको? ऐसे पूरा पाप मिटेंगे। हाँ, उपमेय का मतलब जिससे तुलना की जाए, उपमान का मतलब सॉरी उपमेय का मतलब जिसकी तुलना की जाए। ठीक है, तो कोई कहे कि सोहन एक नंबर का गधा है, तो सोहन क्या है इसमें? उपमेय है और गधा उपमान है। हाँ, बहुत बढ़िया। अब आप ये बताएं कि एक शब्द होता है प्रस्तुत, एक होता है अप्रस्तुत। तो अगर मैं इनमें से आपसे पूछूं कि इनमें से कौन प्रस्तुत है कौन अप्रस्तुत है, तो क्या बताएंगे? बहुत बढ़िया, उपमेय को बोलते हैं प्रस्तुत और उपमान को बोलते हैं अप्रस्तुत। प्रस्तुत का मतलब सिंपल सा है, जिसके बारे में बात चल रही है। अप्रस्तुत वो है जो है नहीं लेकिन उसको बीच में लेके आ गए बात समझाने के लिए। तो नायिका का मुख चंद्रमा के समान है। ये आधुनिक काल में नायिका का मुख रेलगाड़ी के पहिए के समान गोल है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि गोलाई ही बतानी तो चंद्रमा ही क्यों, रेलगाड़ी का पहिया भी हो सकता है। तो नायिका का मुख रेलगाड़ी के पहिए जैसा है। इसमें रेलगाड़ी का पहिया क्या है? कितने खुश हो रही है कि आज ये बोलूंगा जाके, तब तब समझेगी कि किससे पाला पड़ा है। तो इसमें रेलगाड़ी का पहिया क्या होगा? उपमान। और नायिका का मुख उपमेय। पक्का? चलो अब दूसरा बताओ। कुर्सी देखकर लगता है कि रोहित आ गया है। इसमें कुर्सी कौन है? इसमें कुर्सी उपमेय है और रोहित क्या है? उपमान है। बहुत बढ़िया। जैसे कोई बैल आ रहा हो, आप बैल को देख बोले अरे सोहन कहाँ से आ रहे हो, तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ बैल उपमेय है और सोहन उपमान है ना? ऐसा नहीं है कि नायिका हमेशा उपमेय रहेगी और चांद हमेशा उपमान होगा। उल्टा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वाक्य में कैसे इस्तेमाल किया है। अब एक शब्द और है, एक है विषय और एक है विषयी। विषय विषयी का प्रयोग यहाँ जिस सेंस में होता है, दर्शन में उससे भिन्न सेंस में होता है, पर यहाँ एक खास सेंस है। बताइए विषय कौन होगा? विषय अगर आपने काव्य शास्त्र में पढ़ा हो तो जब हम कहते हैं कि अच्छा आपने रस सिद्धांत पढ़ा है, साधारणीकरण पढ़ा है, विभाव अनुभाव संचारी भाव पढ़ा है। विभाव के अंदर दो भेद होते हैं, आश्रय और विषय, वो पढ़ा है। तो ये बताइए कि आश्रय और विषय की बात जब करें तो विषय किसको कहते हैं? जिसके बारे में कुछ कह रहे हैं या जिसके मन में कोई भाव पैदा हो रहा है? जिसके बारे में कुछ कह रहे हैं। और आश्रय कौन होता है? जिसके मन में भाव पैदा हो रहा है। तो विषय शब्द का अर्थ यहाँ पर उस सेंस में आता है जिसके बारे में कुछ कह रहे हैं, जिससे तुलना की जा रही है, यानी कि जो जिसकी तुलना सॉरी जिसके बारे में कुछ कह रहे हैं उसको बोलते हैं विषय।
और बहुत अजीब सी बात है कि उपमान को विषयी कहने का भी एक रिवाज है, जो कि थोड़ा सा अलग है। दर्शन की दुनिया में विषयी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन साहित्य की दुनिया में विषयी शब्द का इस्तेमाल कहीं कहीं उपमान के लिए होता है। अब ध्यान से समझ लीजिए, सीता का मुख चंद्रमा के समान है। सीता का मुख जो है उपमेय है, सीता का मुख प्रस्तुत है, सीता का मुख विषय है। ये तीनों शब्द हमेशा काव्य शास्त्र में समान माने जाएंगे, दर्शन में भिन्न हो जाएगा। और जिससे तुलना कर रहे हैं, उपमान अप्रस्तुत भी वही, विषय भी वही। चंद्रमा इस मामले में क्या हो जाएगा? उपमान भी हो जाएगा, अप्रस्तुत भी हो जाएगा, विषयी भी हो जाएगा। ये विषय विषयी वाला मामला बड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन सत्यदेव चौधरी ने इस सेंस में इसको एक्सप्लेन किया है। मैं क्योंकि दर्शन का विद्यार्थी भी हूं, तो मुझे थोड़ा सा अटपटा सा लगता है ऐसे कहना, लेकिन सत्यदेव चौधरी जी की पुस्तक बहुत प्रामाणिक है, तो हम उसको बेस मान के ये मान लेंगे। कभी भूले भटके सवाल आ जाए कि उपमान उपमेय में विषय किसे कहते हैं, तो ये क्राइटेरिया ध्यान रखिएगा। मुझे लगता नहीं कि इस लेवल पर सवाल आएगा। अब देखिए, दो वाक्य बोलता हूं, बताइए कि इन वाक्यों में उपमान है, उपमेय है, उपमान उपमेय दोनों हैं, या क्या स्थिति है। उससे ये सारोपा अध्यवसाना समझ में आ जाएगा। रोहित जिम जा जाके पहाड़ हो गया है। इस वाक्य में उपमान है, उपमेय है, ये दोनों हैं, दोनों हैं, है ना। इसी तरह से अगर कहें कि पिंकी डाइटिंग करते करते चींटी हो गई है, अगर कोई ऐसा कहे, मान लीजिए, तो इसमें उपमान है, उपमेय है, या दोनों हैं? दोनों हैं, है ना। एक दूसरी स्थिति है कि रोहित को आते हुए देखकर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा, देखो हाथी आ रहा है। इतना ही बोला, देखो हाथी आ रहा है। इस वाक्य में उपमान है, उपमेय है, दोनों हैं, या कोई भी नहीं है? उपमान है, उपमेय का जिक्र नहीं है। वेरी गुड। और पिंकी को देख के रिंकी ने बोला, चींटी आ रही है। उपमान है, उपमेय नहीं है, है ना। ऐसा वाक्य जिसमें केवल उपमेय का जिक्र हो, उसमें अलंकार सादृश्य मूलक बनेगा ही नहीं। जैसे पिंकी को देखकर रिंकी ने कहा, पिंकी आ रही है, तो आ रही है तो आ रही है, इसमें अलंकार कहाँ है? सादृश्य का मसला ही नहीं है। सादृश्य की शर्त है कि उपमान होना चाहिए। वो उपमेय के साथ है या बिना उपमेय के आए, उपमान की उपस्थिति किसी सादृश्य मूलक अलंकार के लिए जरूरी मानी जाती है। तो दो इक्वेशंस बन सकती हैं। एक इक्वेशन ये बन सकती है जिस वाक्य में उपमान और उपमेय दोनों की उपस्थिति हो। तो अगर किसी लक्षणा वाले वाक्य में उपमान प्लस उपमेय दोनों की स्थिति एक साथ आपको दिखे, दोनों मौजूद हों, तो हम कहेंगे कि सारोपा लक्षणा का उदाहरण है। और यदि किसी वाक्य में उपमान तो हो किंतु उपमेय न हो, यानी उपमान ने उपमेय को अध्यवसित कर लिया हो, स अध्यवसाना, यदि उपमान ने उपमेय को अध्यवसित कर लिया हो, निगल लिया हो, ग्रसित कर लिया हो, तो उसको बोलते हैं साध्यवसाना लक्षणा। एग्जाम्पल मैंने पहले ही आपको दे दिए। रोहित खा खाकर क्या हो गया? हाथी हो गया है। कोई रोहित है क्या आप पे से? नहीं है ना? हाँ ठीक है। रोहित खा खाकर हाथी हो गया है। अच्छा, आप सबको उम्मीद है कि अगला एग्जाम्पल इनके बारे में आने वाला है। ये भी ठीक है, रोहित खा खा के सांड हो गया, ठीक है। चलिए, और रिंकी कर लेते हैं, पिंकी ठीक नहीं है। रिंकी या के पापा से, रिंकी क्या करें? डाइटिंग कर करके, या ये भी खा खा के? हैं? रिंकी पढ़ पढ़ के उल्लू हो गई है। रात भर पढ़ती है, इसका मतलब उल्लू का स्पेलिंग उल्ली तो नहीं होता ना, उल्लू ही चलता है ना। रिंकी पढ़ पढ़ के उल्लू हो गई है। अब मान लीजिए रोहित आपको दिख रहा, बोले, अरे हाथी
थोड़ा कम खाओ। आपने इतना ही बोला, आपके वाक्य में जिक्र नहीं है कि उपमेय कौन है, लेकिन संदर्भ से स्पष्ट हो रहा है, पर वाक्य में नहीं आ रहा है। अरे हाथी थोड़ा कम खाओ, अरे उल्लू थोड़ा सो जाओ। थोड़ा सो भी जाओ। ये दोनों हैं साध्यवसाना लक्षणा के उदाहरण। बात स्पष्ट हो गई? अब देखिए, सबसे मुश्किल ये हो सकता है कि हम 8 उदाहरण लंबे लंबे लिखे, उनके एग्जाम्पल ढूंढें। आपकी परीक्षाओं में ऐसे एग्जाम्पल ना पूछे जाते हैं, ना ये बहुत आसान है कि ऐसे एग्जाम्पल बनाएं। मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, लेकिन उसकी बहुत ज़रूरत है नहीं। मैं बड़ी जिद करता रहा कि ऐसे एग्जाम्पल आपके सामने लेके आ जाऊँ, पर वो बहुत सहज नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। चलिए, एक वाक्य लेते हैं, हम रोहित पे ही बेस कर लेते हैं। रोहित, अभी जो वाक्य बोला था ना, आप कह रहे थे कि ये तो सर उसमें भी आ गया था, फिर लाके देखते हैं। रोहित खा खा कर पहाड़ हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि एग्जाम्पल किस किस में आ सकता है, उससे आपके वो वाले जो डाउट्स हैं वो थोड़े से दूर हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि जो भी लक्षणा होगी, क्योंकि प्रयोजनवती तो मान के चले रहे हैं, या तो होगी गौणी या होगी शुद्धा, या होगी उपादान लक्षणा या होगी लक्षण लक्षणा, या होगी सारोपा या होगी साध्यवसाना। ठीक है, मैं 3-4 वाक्य बोलता हूँ, आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि ये कॉम्बिनेशन कौन सा बन रहा है। अगर आप बता देंगे तो इस समय बहुत ही खतरनाक तरीके से पढ़ाई कर ली आपने। चलिए, रोहित खा खा कर पहाड़ हो गया है। एक दूसरा करते हैं, रोहित हड्डियों का ढांचा बन गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं आप में से कौन बताता है। पहले बताइए, रोहित खा खा कर पहाड़ हो गया है, ये गौणी है या शुद्ध है? अब सोचिए, गौणी होता क्या था? गौणी मतलब सादृश्य, शुद्ध यानी कुछ और। रोहित खा खा कर पहाड़ हो गया है, ये सादृश्य ही बता रहे हैं ना, मोटा हो गया, एकदम पहाड़ जैसा हो गया है ना। तो हम कहेंगे कि जो पहला वाक्य है ये गौणी लक्षणा का उदाहरण है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, उपादान लक्षणा है या लक्षण लक्षणा है। उपादान लक्षणा क्या होती है कि जो वाच्यार्थ है वो लक्ष्यार्थ में शामिल है, और लक्षण लक्षणा में लक्ष्यार्थ अलग है, वाच्यार्थ अलग है। क्या रोहित खा खा कर पहाड़ सच में हो गया है? मतलब क्या रोहित के अंदर पहाड़ आ गया है पूरा, या आधा पहाड़ आ गया है रोहित के अंदर? या हम कह रहे हैं तो नहीं किंतु, पहाड़ तो नहीं किंतु बड़ा हो गया, यही कहना चाह रहे हैं ना। और जब भी हम कहना चाह रहे हैं तो नहीं किंतु, इसका मतलब कौन सा है? लक्षण लक्षणा है। ठीक, अब तीसरा देखो, सारूपा का मतलब क्या होता है? उपमान उपमेय दोनों हो, और साध्य अवसाना जिसमें केवल उपमान हो। रोहित खा खा कर पहाड़ हो गया है, उपमान भी है उपमेय भी है, तो ये कौन सा है? सारूपा है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि रोहित खा खा कर पहाड़ हो गया, किसका उदाहरण है? आप बोलेंगे गौणी लक्षण लक्षणा सारूपा का उदाहरण है। कितनी सरल सी बात है। आपके चेहरे पर ना मुस्कुराहट में घबराहट का भाव दिख रहा है कि मुस्कुरा तो रहे हैं, लेकिन भाव यार है कि आसान तो नहीं है। जितना जितना आप बोल रहे हो उतना आसान है तो नहीं, आप बस बोल रहे हो, है तो बहुत टेढ़ा। चलो फिर आप ही बताइए, रोहित हड्डियों का ढांचा बन गया है। कोई नहीं बोलेगा, ये बताएंगे। हाँ, आप ऐसे ही, मैं ऐसा लगता है कहीं और देख रहा हूँ। अच्छा, नहीं आप तो बोल ही देंगे। हाँ बताइए, नाम बोल दो भाई। रोहित हड्डियों का ढांचा बन गया है। तब तक बाकी लोगों के लिए एक एग्जाम्पल और लिख रहा हूं। देखो, बैल आ रहा है। सच का बैल नहीं आ रहा है, फिर तो विधा हो जाएगी, है ना। कोई व्यक्ति आ रहा है, उसके बारे में कहा जा रहा है, देखो बैल आ रहा है।
आपको ये वाला बताना है। रोहित हड्डियों का ढांचा बन गया है, गौणी। चलो गौणी हो गया। अब बताओ दूसरा, लक्षण लक्षणा, पक्का। और तीसरा, तीसरा सारूपा। दूसरे पर फिर से विचार कर लो एक बार भाई। मैं दो एग्जाम्पल क्यों लिखूंगा अगर एक जैसे ही होंगे पूरी तरह से, तो कुछ तो वजह होगी ना। रोहित हड्डियों का ढांचा बन गया है। हड्डियों का ढांचा रोहित के अंदर है या नहीं है? है ना। हाँ, तो उपादान लक्षणा होगी। तो ये जो उदाहरण दूसरे वाला, ये इन तीनों का है, गौणी, उपादान, सारूपा। अब तीसरे वाला पिंकी जी बताएंगे। बताइए पिंकी, आप बताइए। आपका नाम का इतना इस्तेमाल हुआ, आपका हक बनता है कि आप बताएं एक बार। देखो बैल आ रहा है। अच्छा एक एक करके बताओ। पहले में बताओ, गौणी है कि शुद्ध है? शुद्ध है। क्यों? बैल शुद्ध होता है इसलिए तो क्यों क्यों शुद्ध है, क्यों है? जब आप किसी को बोलेंगे देखो बैल आ रहा है, इसका मतलब जो आ रहा है वो देखने में बैल जैसा है। हम नहीं, सादृश्य क्यों हो रहा है समझना चाहिए ना। सादृश्य इसलिए नहीं होगा कि मैं कह रहा हूं। जब आप किसी को देख के बोलेंगे देखो बैल आ रहा है, इसका मतलब बैल जैसा दिखता है ना, कोई और वजह तो हो नहीं सकती है। तो देखो बैल आ रहा है में सादृश्य होगा ही होगा। तो कौन सा बनेगा? गौणी हो गया। अब दूसरा बताओ आगे। देखो बैल आ रहा है, उपादान लक्षणा या लक्षण लक्षणा? लक्षण लक्षणा, बहुत बढ़िया। और साध्यवसाना, तो ये क्या है? गौणी, लक्षण लक्षणा, साध्यवसाना। बस इतना सा खेल था। कोई दुविधा यहां तक? सारे भेद स्पष्ट हो गए, एकदम एकदम साफ हो गए, है ना। चलिए अब ये जो है रूढ़ा, उसके आचार्य विश्वनाथ ने 16 भेद माने। प्रयोजनवती के तो हमने 8 कर लिए, वैसे 64 माने। कोई मतलब नहीं, मैं आपको संकेत कर देता हूं। उन्होंने कहा कि जो रूढ़ा लक्षण है, पहले उसके 2 भेद हैं। एक है उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। फिर इन दोनों के 2 भेद हैं, गौणी और शुद्धा। फिर इनके भी 2 भेद हैं, सारूपा और साध्यवसाना। बल्कि सारूपा साध्यवसाना पहले कर लिया, गौणी और लक्षणा शायद बाद में कर दिया है। इससे तो 8 भेद होंगे, जैसे पहले 8 भेद थे। इन 8 भेदों के 2 भेद और मान लिए हैं, और वो हैं पदगत और वाक्यगत। आप ये बताइए कि जैसे हमने प्रयोजनवती लक्षणा के 8 भेद किए, अगर 8 के 2 भेद और मान लें, पदगत और वाक्यगत, तो कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। तो रूढ़ा लक्षणा के जो 16 भेद किए हैं, 8 वही हैं। उन 8 के 2 भेद और कर दिए, पदगत और वाक्यगत। इससे कुल मिला के भेद कितने बन गए? 16 भेद बन गए। ये है लक्षणा के बारे में संपूर्ण विवेचन। कोई दुविधा है तो बताइए, नहीं तो फिर एक बार मैं जल्दी से दोहराता हूं, आप साथ साथ ऊंची आवाज में दोहराइए और बात यहां समाप्त हो जाएगी। दोहराएं जल्दी से। लक्षणा शब्द शक्ति का मतलब जब वाच्यार्थ से मुख्यार्थ में बाधा हो। पहली शर्त क्या है? बाधा हो। किसमें? वाच्यार्थ या मुख्यार्थ में बाधा हो, पहली शर्त। दूसरा, रूढ़ी या प्रयोजन के आधार पर। तीसरा, वाच्यार्थ से संबंधित अर्थ निकाला जाएगा। जब भी ऐसा होगा तो जो शक्ति है वो है लक्षणा, जो अर्थ निकलेगा वो है लक्ष्यार्थ, और जिस शब्द से निकलेगा वो है लक्षक शब्द या लाक्षणिक शब्द। 2 मुख्य भेद हैं, प्रयोजनवती और रूढ़ा। प्रयोजन समझ के समझेंगे बाधा होने पर तो प्रयोजनवती, किसी परंपरा से समझेंगे तो रूढ़ा। तो सवाल आ सकता है कि सारे मुहावरे और लोकोक्तियां कौन सी लक्षणा के उदाहरण हैं? रूढ़ा के उदाहरण है। ठीक है। अब प्रयोजनवती के 8 भेद मुख्य हैं, 3 भेदों पर कर लेंगे। एक आधार पर हो जाता है गौणी और शुद्धा। सादृश्य संबंध हो तो गौणी, सामीप्य हो तो शुद्ध, कारण कार्य हो तो, आश्रय आश्रित हो तो, आधार अध्यय हो तो, सादृश्य हो तो गौणी। कोई भी अन्य आधार हो सादृश्य के अलावा तो शुद्ध, सादृश्य हो तो गौणी।
अगर वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ में शामिल है तो उपादान लक्षणा, अगर वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ भिन्न भिन्न है तो लक्षण लक्षणा, अगर उपमान उपमेय दोनों दिख रहे हैं तो सारोपा, और यदि केवल उपमेय है तो हो ही नहीं सकता, केवल उपमेय तो केवल उपमान होगा। ध्यान से सुनो। अगर उपमान उपमेय दोनों है तो सारोपा, केवल उपमान है तो साध्यवसाना, केवल उपमेय हो ही नहीं सकता, बात ही खत्म हो जाएगी। और इन तीनों भेदों को जोड़ जोड़ के आपस में कुल बनेंगे 8 भेद। और जो रूढ़ा लक्षणा है उससे 16 भेद हैं, है तो एक ही, 16 करने हो यही 8 भेद। और इन 8 के 2 भेद कौन से हैं? पदगत और वाक्यगत। बस इसी को शास्त्रों में लक्षणा शब्द शक्ति कहा गया है। इसके साथ ही आपकी कक्षा संख्या 2 समाप्त हुई। धन्यवाद।